Hello, welcome everyone. Let's begin. And in our last class, we tried to do very basic stuff about electrostatics और उस सभी को मैं क्विकली रिकैप करके आज थोड़े फंडे अच्छे वाले इंटरेस्टिंग वाले करेंगे जिसमें गॉस थ्योरम, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, शेल्स, ये सारे फंडे क्लियर हो जाने चाहिए आज। एंड आई ट्राई माय बेस्ट कि ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल हो और मज़ा भी आए। और इसको इंटरेक्टिव करने के लिए मैंने पोल क्वेश्चंस भी रखे हैं जिससे आप लोगों का पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगा और मुझे भी पता लगेगा कौन बच्चा कितना सिंसियर है और कितना इंटरेस्ट ले रहा है और पार्टिसिपेटिव है क्लास में। सो लेट्स बिगिन। ठीक है। सो क्विकली गोइंग थ्रू व्हाट वी लर्नड इन द लास्ट लेक्चर and a little fast. We did learn about quantization of charge. Charge exists in small packets. और वो जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज है वो है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E की वैल्यू आपको सबको पता है, ये रही। और कोई भी चार्ज होगा तो इसका इंटीग्रल मल्टीपल ही होगा। दिस इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आपको उसकी इंपॉर्टेंस महसूस नहीं हो रही होगी। जैसे मास इज अ वेरिएबल क्वांटिटी, रिलेटिविस्टिक m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन 1 - v² / c², ये आपने mass is a function of velocity. It varies with velocity and mass and energy are interconvertible. E is equal to mc square. तो चार्ज के केस में चार्ज का कोई ऐसा नहीं है कि चार्ज डिसअपियर होगा तो कुछ और अपीयर हो जाएगा। चार्ज फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट और इनवेरिएंट है ये। तो वो फ्रेम चाहे एक्सेलरेट कर रहा हो, रिलेटिविस्टिक वेलोसिटीज से मूव कर रहा हो, वेलोसिटीज विच आर कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट, तब भी चार्ज कंजर्व रहेगा। कूलम्स लॉ हमने सीखा, दो पॉइंट चार्जेस हैं एट अ डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम ईच अदर, और वो पॉइंट चार्जेस, ये r डिस्टेंस है, एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, अगर दोनों पॉजिटिव हैं रिपेल करेंगे। Q2 Q1 पे फोर्स लगा रहा है और इस डायरेक्शन में है, Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है वो इस डायरेक्शन में है, और दीज टू फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट, और वो फोर्स इतनी होती है वेयर अगर ये स्पेस में रखे हुए हैं तो वी यूज 1/4πε0, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम यूज हो रहे होंगे, जो हम आज थोड़ा सा कवर करेंगे हल्का सा, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में अगर रखा हुआ है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज के, तो वहां पे 1/4πε0 इंटू के, या फिर 1/4πε0 एप्सिलॉन आर, या फिर 1/4πε ओनली। नाउ एप्सिलॉन इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। अगर किसी मीडियम में रखे हैं, नॉट एयर और स्पेस, तो उस मीडियम की परमिटिविटी इज डिफाइंड एज इज epsilon is equal to epsilon into epsilon r. This is called permittivity of free space. This is called relative permittivity या dielectric constant. And ये आप यूज करेंगे जब charges are placed in a medium which has relative permittivity is not one, एयर या वैक्यूम नहीं है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने सीखा कि अगर किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के पास कोई भी फील्ड है, कोई भी पॉइंट है, उस पॉइंट पे हमें उसका असर निकालना है, उसका ये निकालना है कि कितना इसका इफेक्ट है। तो ये अगर r डिस्टेंस पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज एट दिस पॉइंट विल बी, अगर ये पॉजिटिव है तो अवे और नेगेटिव है तो टुवर्ड्स द चार्ज, और उसकी वैल्यू इतनी होती है जो हमने निकाली कि यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रख देते हैं, उस टेस्ट चार्ज पे फोर्स निकालते हैं, दैट फोर्स विल बी के 1/4πε0 क्यू क्यू नॉट। मैं ये बहुत जल्दी उड़ा दूंगा, उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आज करेंगे। तो ये इंटू आर कैप, और आर कैप हमने दिखा रखा है एज शोन इन द फिगर। और ये फोर्स आ गई, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज विल गिव यू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट, और वो आपकी आ जाती है ये फॉर्मूला, और ये सब बच्चों को पता होता है। अब
इसके बाद एक चीज और ध्यान रखिए कि जब भी आप फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों वेक्टर्स हैं, तो वेक्टर्स में आप डायरेक्शन अपने आप देख रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि दो चार्जेस रिपेल कर रहे हैं, तो उनकी डायरेक्शन आपने मेंशन कर दी, रिप्रेजेंट कर दी, तो उसमें आप Q1 और Q2 को ना विदाउट साइन रखेंगे, प्लस और माइनस नहीं लिखेंगे वहां पे। तो ये साइंस जो है ये वहां जब न्यूमेरिकल में रखेंगे, फॉर्मूले में रखेंगे, जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, बिकॉज वी आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ द डायरेक्शंस। डायरेक्शंस अपने आप वी विल मार्क इट एंड वील बी जुडिशियस। जबकि जो पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के जो क्वेश्चंस होंगे उनमें विद प्रॉपर साइन रखने होते हैं। तो ये बड़ा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपको बता देना। नाउ, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ रिंग एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम इट सेंटर। तो अगर एक रिंग है जिसपे Q चार्ज है, R रेडियस है, और उसके सेंटर से x डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, और यहां मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हमने एक चीज सीखी थी, सुपर इम्पोजिशन। सुपर इम्पोजिशन सीखा कि अगर बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हैं तो उनकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालते थे, इट यूज टू बी E1 प्लस E2। हर एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, और उन सबका वेक्टर सम यूज टू गिव अस द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अब यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस रिंग निकालना है। इस रिंग को हम छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक कर लेंगे। अब ये जो डी क्यू पॉइंट चार्ज है हमारा, अगर मैंने मान लिया Q इज द चार्ज टोटल और लेंथ इज 2πr, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ ये हो गया। अब अगर इसकी लेंथ मैं ले लूं dl, छोटा सा एलिमेंट, तो लेमडा इंटू dl विल गिव मी dq, और ये dq चार्ज आ गया एक पॉइंट चार्ज। इस पॉइंट चार्ज की वजह से हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली, वो आ गई dE। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए कि जब हम हर एक पॉइंट चार्ज की वजह से, अब इस dE इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब इस वेक्टर को आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज मैंने लास्ट लेक्चर में भी इंसिस्ट किया था, इंटीग्रेशन इज अ algebraic addition, so you cannot integrate vectors unless they are acting in same direction। अब हम dE को रिजॉल्व करेंगे, इस डायरेक्शन में dE cos थीटा, इस डायरेक्शन में dE sin थीटा। अब यू कैन सी कि जब मैं dE cos थीटा फॉर एवरी एलिमेंट, यहां पे ले लीजिए, कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, इस पे हर एक का dE cos थीटा का जो एलिमेंट कंपोनेंट है वो ऐड हो रहा है, सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। और बड़े इजीली यू कैन सी के हर एलिमेंट के लिए ऑपोजिट साइड पे एक दूसरा एलिमेंट है, उसकी वजह से जो डीई आएगा वो सेम होगा मैग्नीट्यूड में, उसका ये कंपोनेंट ऐड होगा, और ये वाला कंपोनेंट इससे कैंसिल हो रहा होगा, बिकॉज एवरी एलिमेंट हैज अ डायमेट्रिकली ऑपोजिट काउंटर पार्ट। सो ये वाले कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे, और ये जो कंपोनेंट है ये इंटीग्रेट होके आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा। और वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आपकी हर बुक में दिया हुआ है, मैं आपको लिख देता हूं। वो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन होगा 1/4πε0 क्यू एक्स, जब आप इंटीग्रेट करके निकाल लेंगे R² प्लस x² टू द पावर 3/2। इसमें आपको ये एक्सेस के अलोंग होगा E एट अ पोजिशन x, ये आ गया। ये रिजल्ट होगा आपका। इंटीग्रेशन और हार्डवर्क मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, बट मैं चाहता हूं कि फंडे एक बार क्लियर हो जाए, जिससे आप कनेक्ट करने लगे चैप्टर से, और हर क्वेश्चन आपको समझ में आने लगे और होने लगे। नाउ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी हमने सीखा कि भाई किसी भी चार्ज Q को रखा हुआ है, और इससे P पॉइंट एक R डिस्टेंस पे है, और इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, हमने समझाया था कि इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने के लिए किसी भी चार्ज को, टेस्ट चार्ज को, जो वर्क करना पड़ेगा। टेस्ट चार्ज ही क्यों लेके आते हैं, इसे अच्छे से आपने समझ लिया। टेस्ट चार्ज इस चार्ज को अफेक्ट ना करे। अगर ये यहाँ लटका हुआ है, रखा हुआ है, कुछ भी है, अगर ये बड़ा चार्ज होगा तो ये इस पे रिपल्शन या अट्रैक्शन की फोर्स लगाएगा, और वो इसके एग्जिस्टेंस को डिस्टर्ब कर सकती है। सो टेस्ट चार्ज, इसलिए हम एक थ्योरेटिकल स्मॉल टेंडिंग टू जीरो टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव चार्ज लेके आते हैं, और उस पे जो हमें एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा उसे लाने में, ये दोनों मान लीजिए पॉजिटिव हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। रिपेल कर रहे हैं तो एक एक्सटर्नल एजेंसी को इसको पुश करके लाना पड़ेगा पास में। और अगर वो पुश करके ला रहा है एक्सटर्नल एजेंसी, जब वो लेके आ रहा है, तो वी आर ब्रिंगिंग इट क्वासी स्टैटिकली।
बिना एक्सेलरेट किए, बिकॉज एक्सेलरेटेड चार्जेस प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, एनर्जी लॉस हो जाएगा, वी कैन नॉट यूज वर्क एनर्जी थ्योरम। तो उसको विदाउट एनी एक्सेलरेशन लाने के लिए नेट फोर्स इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। तो जो इनकी रिपल्शन फोर्स है वही एक्सटर्नल फोर्स होनी चाहिए, और वो धीरे धीरे लेके आ रहा है। और मैंने लास्ट क्लास में आपको वो पूरा डिराइव इंटीग्रेशन किया था कि किसी जनरल पोजीशन पे गए जहां पे हम एक्स डिस्टेंस पे हैं, और फिर हम वहां पे फोर्स निकाली के क्यू क्यू बाय एक्स स्क्वायर, और फिर हमने कहा दिस फोर्स इंटू डी एक्स, फोर्स मैग्नीट्यूड इंटू डी एक्स। डी एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट जो हम इसे लेके आए पास, और डी एक्स कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यू कैन सी। तो डी एक्स इज फंडामेंटली अ नेगेटिव क्वांटिटी, तो जब मॉड डी एक्स लिखेंगे तो इसको हम माइनस डी एक्स लिखेंगे एनीवेज। तो वर्क कैसे किया जाएगा, ये जो फोर्स है जो इसे लेके आ रही है इन्फिनिटी से, दैट फोर्स इज इक्वल टू द रिपल्शन फोर्स, और वो फोर्स इतनी ही है एक्सटर्नल फोर्स, दैट फोर्स इनटू डी एक्स, कॉस जीरो इज वन। और इसको इंटीग्रेट करेंगे इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट जहां पे r1 डिस्टेंस वॉट एवर यू कॉल इट, एंड देन यू गेट दैट वर्क डन बाय दैट एक्सटर्नल फोर्स, एंड वो निकल के आ जाएगा इतना। और आपने ये समझ लिया कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी के क्यू क्यू अपॉन आर, और अगर वर्क डन डिवाइडेड बाय क्यू नॉट करेंगे तो पोटेंशियल आ जाएगा, और वो पोटेंशियल हो जाएगा, क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, के क्यू बाय आर। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर अ चार्ज, जिससे आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल उसकी वजह से जो होगा। नाउ ये क्विकली, ये सब आपने लास्ट टाइम मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी बताया था, अभी जो किया है हमने वही चीज यहाँ पे करके दिखाई गई है, और आप लोग हर स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में दी होती है। फिर हमने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ई लाइंस, इलेक्ट्रिक लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ई लाइंस ऑफ फोर्स, वट एवर यू कॉल देम। अगर कोई एक पॉइंट चार्ज है तो उससे रेडियली आउटवर्ड्स होती हैं एज शोन इन दिस फिगर। कोई नेगेटिव चार्ज है तो वो ई लाइंस टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होती हैं। E lines are imaginary lines which are drawn in space in such a way that the tangent to them at any point gives us the direction of net electric field। अब देखिएगा, ये एक डाइपोल है, एक पॉइंट चार्ज प्लस है, एक माइनस क्यू चार्ज है, और इनकी लाइंस इस तरह से होंगी एज शोन इन द फिगर। नाउ अगर मैं किसी भी पॉइंट पे, ये मेरा एक पॉइंट है मान लीजिए, ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं इन दोनों की वजह से, तो आप पॉइंट चार्ज यूज करके फॉर्मूला निकाल सकते हैं, इसकी वजह से निकाल सकते हैं, इसकी वजह से निकाल सकते हैं। और वो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इसकी वजह से अवे होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से टुवर्ड्स होगा। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा दैट विल बी अलोंग द टेंजेंट टू दिस ई लाइन एट दिस पॉइंट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। सेम वे किसी भी पॉइंट पे जाइए, यहां पे भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अलोंग द टेंजेंट, इसकी वजह से इधर होगा, इसकी वजह से इधर होगा, और जो नेट निकालेंगे इन दोनों का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो टेंजेंट के अलोंग होगा। तो ये लाइंस ही ऐसे ड्रॉ की जाती हैं कि इमेजिनरी लाइंस के नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, उनको टेंजेंशियल डायरेक्शन इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। और ये ई लाइंस का आपको थोड़ा सा आइडिया दिया जा रहा है। यहाँ पे इनफाइनाइट शीट है, उसकी लाइंस कैसे होंगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन होंगी, इस साइड पे इधर होंगी और नीचे वाली साइड पे इधर होंगी, और ये इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन है। नाउ गॉस थ्योरम आपको सिखाया गया था, गॉसेस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ सरफेस। गॉस थ्योरम से पहले आप ये समझ लीजिए, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसकी बात कर रहे हैं, अभी गॉस थ्योरम इसके बाद बताऊंगा, अभी समझिए। अगर कोई भी मेरे पास एरिया है ए, डेल्टा ए, एज शोन इन दिस फिगर, और इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे है इस डायरेक्शन में। अब पहले तो ये समझ लीजिए कि एरिया की जो डायरेक्शन होती है, ये जो डेल्टा ए एरिया आपको दे दिया गया, इसकी डायरेक्शन होती है ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एरिया, प्लेन ऑफ द एरिया, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द एरिया। एरिया की डायरेक्शन ये होती है। नाउ अगर वो एनक्लोज्ड सरफेस हो, अगर वो बंद हो चारों तरफ से, तो एरिया की डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर टू द एरिया प्लेन, बट अलोंग द रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, ये कन्वेंशन है। और अगर एरिया ओपन है और क्लोज नहीं है और ऐसे ही दिया हुआ है, तो यू कैन चूज दिस डायरेक्शन और दिस डायरेक्शन,
इसमें आपको कोई बायस नहीं है। नाउ ये एरिया है और इधर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। अब अगर मैं इस छोटे से एरिया के लिए, छोटा सा एरिया है, डेल्टा ए टेंडिंग टू जीरो रख देंगे बाद में, तो ई डॉट ds, E.da will be surface integral of electric field which is for this area। किसी भी एरिया के लिए एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया मैंने, E.da, दिस विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ E एट दैट पॉइंट इनटू एरिया इनटू cos थीटा। cos थीटा इज द जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल है। दिस विल गिव यू द फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस। छोटी सी सरफेस ली हमने, ये डायग्राम में बड़ा बना के दिखा रखा है। अभी आप डीए टेंडिंग टू जीरो कर दीजिए, डेल्टा ए, और अगर कोई भी सरफेस है, अगर हम उसको लिए इंटीग्रेट कर दें तो वी विल गेट द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दैट सरफेस। और ये गॉस थ्योरम नहीं है, ये सिर्फ इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना सिखाया है थ्रू अ सरफेस। अब हम आगे चलते हैं, तो टोटल फ्लक्स इंटीग्रेट करके निकाल लेंगे। फिर आप आते हैं गॉस थ्योरम पे। अब गॉस थ्योरम क्या है कि भाई अगर आपके पास कोई क्लोज्ड गॉसियन सरफेस है, एक चारों तरफ से एक वॉल्यूम एनक्लोज किया हुआ है और वो सरफेस है, उसके अंदर बहुत सारे चार्जेस, Q1 यहाँ रखा है, Q2 यहाँ रखा है, Q3 यहाँ रखा है, कहीं भी रखे हो, ये प्लस Q1 है, ये प्लस Q2 है, ये माइनस Q3 है, तो नेट चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड इट विल बी Q1 प्लस Q2 माइनस Q3, ये नेट चार्ज होगा divided by epsilon naught। This gives you the flux passing through this surface। ये एक लॉ है, इसमें आपको डिराइव करना और उसकी जरूरत नहीं है, ये आप अच्छे से समझ लीजिए कि नेट फ्लक्स इतनी ही होगी। नाउ ये गॉस थ्योरम था। अब एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम मैंने सिखाई थी आपको एक पॉइंट चार्ज के लिए, बहुत क्विकली करके दिखाया था कि अगर कोई पॉइंट चार्ज है मेरे पास और उस चार्ज से r डिस्टेंस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये q चार्ज है, तो मैंने आपको बताया था कि हर सिमेट्रिक स्फेरिकल एक गॉसियन सरफेस बना ली जो एक स्फीयर है ऑफ रेडियस r डिस्टेंस पे है ये, और उससे हर एक पॉइंट r डिस्टेंस पे है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर यहाँ पे ई नॉट है तो हर पॉइंट पे उसकी मैग्नीट्यूड सेम होगी, हर पॉइंट पे, बिकॉज ऑफ सिमेट्री। मैं डायग्राम बहुत सुंदर नहीं बनाया, हैंड राइटिंग खराब है, प्लीज बेयर, बट फंडे मेरे बहुत स्ट्रांग है, हेल्प करेंगे, काम आएंगे। पेशेंट रहिए, अटेंटिव रहिए, आई एश्योर यू इट विल बी वर्थ। सो ध्यान से सुनते रहिए। अभी ये मैं बहुत बेसिक चीजें, बुकिश चीजें करा रहा हूँ, जब थोड़ा सा फंडों पे शिफ्ट होंगे ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ से रॉकेट बन गई है कॉन्सेप्ट की ट्रेन। तो बस थोड़ा सा ध्यान से पेशेंस से सुनते रहिए। नाउ ये हमने पॉइंट चार्ज के लिए, तो इसके लिए हमने एक गॉसियन सरफेस स्फेरिकल चूज की और हमने कहा हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इतना तो हमें पता है कि रेडियली आउटवर्ड होगी, ये लाइंस ऐसे होती हैं पॉइंट चार्ज की, और सरफेस एरिया जो यहाँ पे है उस सरफेस एरिया की डायरेक्शन भी भाई रेडियली आउटवर्ड होगी। अभी समझाया था कि परपेंडिकुलर टू द एरिया होती है और अगर वो क्लोज्ड है तो बाहर की तरफ होती है। तो E.ds यहाँ पे जो आएगा वो आ जाएगा इंटू ds cos जीरो, और इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए पूरी गॉसियन सरफेस के लिए तो आपकी फ्लक्स आ जाएगी। वो तो हो गया कैलकुलस वाला मेथड। और गॉस थ्योरम ने आपको फ्लक्स कितनी बता रखी है फॉर अ सरफेस लाइक दिस, गॉसियन सरफेस, दैट इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिकॉज ऑफ सिमेट्री ई इज कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट, मैग्नीट्यूड ऑफ ई, तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रल के, एंड यू विल हैव ई, और इंटीग्रल ऑफ दिस कर्व सरफेस एरिया ये आ जाएगा 4 πr² इंटीग्रेशन करके ds, और ये आ जाएगा E0 इज इक्वल टू Q अपॉन 4 πr², ये सरफेस एरिया होता है। ये हो गया, ये रिजल्ट आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड टू अ पॉइंट चार्ज। अभी मैं थोड़ी देर में आप लोगों को रेस्पॉन्ड भी करने दूंगा, आपसे पोल क्वेश्चंस भी पूछूंगा, इंटरेक्टिव बना दूंगा। ये रिकैप है, बस 1-2 मिनट और लूंगा मैं। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ हमने फॉर अ लाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज भी सीखा था कि भैया एक लाइन है, लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ है, r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। हमने एक गॉसियन सरफेस ली ऐसे सिलेंड्रिकल, और वो ले ली हमने r रेडियस की, और वो हमने फिर किया था लास्ट क्लास में, आपको याद होगा, मैं रिपीट नहीं करना चाहता। हाँ, एक चीज मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ, और इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, और लास्ट टाइम क्लास में मैंने जानबूझ के थोड़ा सा
वो छोड़ा था। ये समझ लीजिए कि अगर आपके पास एक प्लेन है, सिमेट्रिक प्लेन, आपके पास एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, ये रही, ये इनफाइनाइट, और ये एक लेयर है, इसको पीट पीट के बिल्कुल थिन फॉइल बना दिया है, और ये एक ही लेयर है, ये कंडक्टिंग नहीं है, नॉन कंडक्टिंग लेयर है, और इस पे पॉजिटिव चार्ज है, और ये एक लेयर जो है इस पे चार्ज पेरेंट एरिया सिग्मा है। तो भाई इसके लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हम गॉस गॉस थ्योरम यूज करेंगे, गॉसियन सरफेस ले लेते हैं। मैं गॉसियन सरफेस में हमें सिमेट्री चाहिए होती है, तो मैंने ऐसे गॉसियन सरफेस चूज की जो दोनों तरफ डी डी डिस्टेंस पे है। मुझे डी डिस्टेंस पे एक पॉइंट था, उस पे निकालनी थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहां पे निकालनी थी, मान लीजिए नीचे, ये डी डिस्टेंस पे था। तो मैंने ना डी डिस्टेंस पे ही दूसरी साइड इस गॉसियन इमेजिनरी सरफेस को क्लोज किया। और अब देखिए इसकी ब्यूटी, इससे क्या होगा कि हमारी जो ई लाइंस हैं, वो ई लाइंस सारी की सारी प्लेन से परपेंडिकुलर ऐसे डायरेक्शन में है, राइट, इधर भी और इधर भी। नाउ यू कैन सी के ई लाइंस, जब इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक ई लाइंस के लिए अगर कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ कर दो तो यू गेट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये आ जाएगी, अगर आपने ई लाइन पे टेंजेंट ड्रॉ की तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये आएगी। तो आप देखेंगे इस कर्व्ड सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, इधर ऐसे है। और सरफेस एरिया की अगर छोटा सा एलिमेंट ले लूं तो इधर है डायरेक्शन, तो ई डॉट डी एस जीरो आ जाएगा कर्व सरफेस के लिए। और हमारा जो ई डॉट डी एस आएगा इस लिड के लिए और इस लिड के लिए, इन दो के लिए नॉन जीरो आएगा। कर्व सरफेस के लिए पूरी के लिए ई डॉट डी एस जीरो हो गया। यहाँ पे अगर ई है ई नॉट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बिकॉज ऑफ सिमेट्री ये डिस्टेंस भी डी है, इधर भी ई नॉट होगी हर पॉइंट पे, ये भी आप समझ सकते हैं। और ये सारे इक्वी डिस्टेंट है, हर एक पॉइंट डी डिस्टेंस पे है, तो हर एक पॉइंट के यहाँ मैग्नीट्यूड सेम होनी चाहिए। इसलिए आई कैन से टोटल ई डॉट डी एस, अगर मैं इस पूरी सरफेस के लिए करूं, विच इज फ्लक्स फाइंड करने के लिए इंटीग्रल तरीका, ये अभी गॉस थ्योरम नहीं लगाना है, गॉस थ्योरम तो नेक्स्ट देगा। ई डॉट डी एस कर रहा हूं मैं पूरी सरफेस के लिए, तो ई डॉट डी एस फॉर द होल सरफेस, क्लोज सरफेस के लिए मैं उसको तीन पार्ट्स में ब्रेक कर सकता हूं। एक है सरफेस वन, एक है सरफेस टू जो ये लेड है, और एक है सरफेस थ्री जो ये कर्व्ड सरफेस है। कर्व्ड सरफेस ई डॉट डी एस फॉर वन surface 1, E dot ds for surface 2, 3, and you will realize for surface 1 E dot ds will come out to be, E तो हर जगह सेम था तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया इंटीग्रल के, और इसका एरिया आ गया a, अगर एरिया a लिया। और ये सिलेंडर लेना जरूरी नहीं था, वी कुड हैव टेकन अ क्यूब आल्सो। सो वो कैसा भी सिमेट्री चाहिए, बस वो गॉस थ्योरम का फायदा उठाने के लिए यू नीड सिमेट्री। तो फ्लक्स इससे बाहर निकल रही है वो पॉजिटिव है, और नीचे वाले से भी बाहर निकल रही है वो भी पॉजिटिव है, तो टू ई नॉट ए प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया वाली फ्लक्स होगी जीरो। ये हमने फ्लक्स निकाली ई डॉट डी एस से। अब गॉस थ्योरम ने हमें ऑलरेडी बता रखा है कि फ्लक्स फॉर अ क्लोज्ड गॉसियन सरफेस कितनी होती है, ई डॉट डी एस कितनी होती है, चार्ज एनक्लोज्ड, चार्ज एनक्लोज कितना है, इस शीट का चार्ज कितना है इस गॉसियन सरफेस के अंदर, यहाँ पे जो शीट है उसका एरिया ए है इंटू सिग्मा। बस आप इन दोनों को इक्वल कर दीजिए, जैसे ही आप इक्वल करेंगे आपको ई की वैल्यू आ गई, और वो ई आ गया सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, और ये एक सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट एक थिन नॉन कंडक्टिंग शीट, इनफाइनाइट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है एट पॉइंट्स नियर द शीट। अब देखिएगा, तो अब आपने ये देखा कि एक इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए तो ये कहानी हो गई, जहां पे आपने ई आ गया आपका सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। अब हम देखेंगे कंडक्टिंग शीट। अब कंडक्टर्स पे आने से पहले मैं थोड़ा सा आपको कंडक्टर्स की एक दो प्रॉपर्टी बता दूं, तब आपको ये शेल और ये सब बड़े आराम से इजीली समझ में आ जाएगा। यहां पे आ जाता है, तो कंडक्टर अगर कोई भी है, कंडक्टर का मतलब होता है कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स है। अब अगर आपने उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो क्या होगा, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये कंडक्टर है, न्यूट्रल था, तो इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे एक फोर्स लग रही होगी, और वो लग रही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट। कोई भी इलेक्ट्रॉन है अगर
तो उस पे इधर फोर्स लग रही होगी क्यू ई, और डायरेक्शन ऑपोजिट होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। सो नाउ ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अट्रैक्ट होके यहां आ जाएंगे सरफेस पे। वो फोर्स लग रही है और वो फ्री टू मूव है, लूजली हेल्ड है। और जो पॉजिटिव चार्ज है, जो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो इधर अपीयर हो जाएगा। आपको लगेगा कि भाई अब ये जब पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया और नेगेटिव चार्ज इधर एक्यूमुलेट हो गया, तो देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दीज चार्जेस, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में है। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता चला जाएगा जब तक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो ना हो जाए। जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स पे और फोर्स नहीं लगेगी, तो इलेक्ट्रॉन्स और इधर एक्यूमुलेट नहीं होंगे, और वहां पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में जब ये ट्रांजिएंट स्टेज होती है कि थोड़ी देर वो इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, और जाके ये इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इनसाइड जीरो होगा, ये समझ लीजिए। और अगर हमने ये भी सीखा है, तो मेटल के लिए पहले तो ये कहानी समझ लीजिए कि मेटल्स के लिए किसी भी पॉइंट पे कोई भी अगर मेटल हो कभी भी, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हैज टू बी जीरो। ये कंफर्म है। अगर नॉन जीरो होगा, तो जो उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड से अट्रैक्ट होके, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर जाएंगे, मूव करने लगेंगे, और वो तब तक मूव करते रहेंगे जब तक कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो जाए। ठीक है। तो मेटल के लिए ये पहले से अच्छे से समझ लीजिए। अब मैं मेटल को कोई भी चार्ज दे दूं, अगर मेरे पास कोई मेटल है, उसे मैंने कुछ चार्ज रख दिया यहाँ पे अंदर, और ये कंडक्टिंग मेटल है, सॉलिड मेटल है, सॉलिड मेटल ऑब्जेक्ट, और मैंने इस पे क्यू चार्ज रख दिया, तो वो क्यू चार्ज इज व्हाट, पैकेट्स ऑफ चार्ज। मान लीजिए आपको विजुअलाइज करना, मान लीजिए मैंने 1000 इलेक्ट्रॉन्स रख दिए यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज रख दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, और ये रिपेल करते करते एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पे रहना चाहेंगे, तो ये रिपल्शन फोर्स तभी सारे के सारा चार्ज आपका आउटर सरफेस पे आ जाएगा। और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा। डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे होगा उसकी चिंता बाद में करते हैं। अभी ये समझ लीजिए कि ये मैक्सिमम रिपल्शन, रिपेल करते करते मैक्सिमम दूरी पे आना चाहेंगे, और ये सारा चार्ज जो आपने अंदर दिया वो सारा सरफेस पे आ जाएगा। ऐसे ही अगर आप नेगेटिव चार्ज की जगह पॉजिटिव चार्ज दे दें, वो भी रिपेल करेगा, और रिपेल कर करके सारा आउटर सरफेस पे आ जाएगा। अंदर क्यू फ्री चार्ज विल बी जीरो। कोई भी चार्ज आप मेटल को दें, इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी जीरो। ये दो चीजें अच्छे से समझ लीजिए। नाउ अब ये जो मेटल की कहानी है, अब आप देखिएगा मेटल में, अब आपके पास अगर वो इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट आ जाए इंस्टेड ऑफ नॉन कंडक्टिंग शीट, देखिएगा अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये शेल्स और ये सब में ये यूज होगा। अब अगर आपके पास मेटल है, तो मेटल की कितनी भी थिन लेयर आप बनाए, मान लीजिए खूब पीट पीट के थिन लेयर कर दी, लेकिन स्टिल इट विल हैव, अगर मैंने कुछ भी चार्ज दिया, कुछ भी सिग्मा दे दिया चार्ज, तो चार्ज पर एरिया, तो वो इधर भी होगा और इधर भी होगा। वो ऐसे नहीं होगा कि अंदर मेटल के अंदर कोई चार्ज नहीं होना है, ये समझ लीजिए जीरो होना है। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होना है मेटल के अंदर। अभी समझाया है थोड़ा कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मूव कर जाते हैं, और जब तक मूव करते रहेंगे जब तक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो जाए। नाउ तो उसको कितना भी थिन बनाओ, तो अब थिन मेटेलिक सरफेस है, ये इनफाइनाइट मेटेलिक प्लेन है, मेटल प्लेन है ये, मेटेलिक कंडक्टिंग प्लेन बोल दो ये। अब इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इससे डी डिस्टेंस पे कैसे निकालें हम, यहाँ पे इस पॉइंट पे कैसे निकालें? भाई गॉस थ्योरम यूज करते हैं। इसमें गॉसियन सरफेस आप चाहें तो ऐसी भी ले सकते हैं कि गॉसियन सरफेस को आप यहां और यहां बंद कर लें, ये रही। ऐसी गॉसियन सरफेस भी ले सकते हैं, और आप जैसे पहले ले रहे थे वैसी भी ले सकते हैं कि भाई हम डी डिस्टेंस पे उधर बंद करते हैं गॉसियन सरफेस को, और इधर भी डी डिस्टेंस पे, इधर भी डी डिस्टेंस पे।
ऐसे दोनों ले सकते हैं, दोनों से आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं इसके लिए कर देता हूं, मैंने गॉसियन सरफेस ऐसे ही चूज की। अब ई डॉट डी एस निकालते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे तो है 0, ये तो कंफर्म पता है हमें। मेटल के अंदर, ये गॉसियन सरफेस को मेटल के अंदर बंद किया है, सिलेंड्रिकल है। कर्व सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे आप जानते हैं कि ई लाइंस ऐसे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा और सरफेस एरिया इस डायरेक्शन में होगा, तो ई डॉट डी एस किसी भी कर्व सरफेस के हर एलिमेंट के लिए 0 आ जाएगा। तो कर्व सरफेस के लिए ई डॉट डी एस विल बी 0 प्लस इस वाली सरफेस के लिए हर पॉइंट पे आई कैन अज्यूम ई टू बी सेम बिकॉज ऑफ सिमेट्री। अगर यहाँ ई नॉट है तो यहाँ भी ई नॉट, यहाँ भी ई नॉट, डी डिस्टेंस पे हैं सारे पॉइंट्स, तो ई नॉट आई डोंट नो द वैल्यू बट आई नो सेम होगा। ई नॉट इंटू एरिया इज ए इज द एरिया ऑफ दिस सिलेंड्रिकल जो भी ये एलिमेंट लिया। नाउ ये टोटल फ्लक्स आ गई ई डॉट डी एस करके, और ये टोटल फ्लक्स शुड बी इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड। एनक्लोज चार्ज कितना है देखिए, अब हमारा ये वाला चार्ज एनक्लोज्ड है, तो ये आ गया सिग्मा इंटू ए, दिस इज चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय एरिया एप्सिलॉन नॉट, दिस इज गॉस थ्योरम। अब इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए, यू विल गेट ई नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नाउ for a conducting infinite plane you get this result, for a infinite conducting, ये देखिए ये रहा एक शीट, थिन शीट, नॉन कंडक्टिंग शीट, उसके लिए हमारा आया था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। ये फर्क है, ये दोनों चीजें आपको याद होनी चाहिए कि ये क्या क्या है। ये है थिन इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन जो सिर्फ एक लेयर है, ये है थिन इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट जिसपे सिग्मा इधर भी है इधर भी है, और उसका रिजल्ट आता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और इसका रिजल्ट आता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आप सबको क्लियर होना चाहिए। नाउ इसमें एक छोटी सी चीज आपको विजुअलाइज कराना चाहता हूं, चमकाना चाहता हूं कि मान लीजिए मेरे पास क्यू चार्ज है और मेरे पास एक शीट है, ये रही कंडक्टिंग शीट है मान लीजिए। अब मैं इसका एरिया ए है और ये बहुत लार्ज है, तो फॉर पॉइंट्स विच आर वेरी क्लोज टू इट आई कैन ट्रीट इट एज अ इनफाइनाइट शीट। एंड अब मैं ये देखना चाहता हूं कि ये जो क्यू चार्ज है और ए एरिया है, तो चार्ज पेरेंट एरिया अगर एक ही लेयर मानूं तो सिग्मा हो जाएगा, सिग्मा 1 इज इक्वल टू 1, मतलब 1 लेयर क्यू बाई ए। और अगर मैंने कंडक्टिंग शीट मान ली है तो 2 लेयर्स होंगी, सिग्मा 2 इज इक्वल टू क्यू बाई 2 ए, दोनों साइड डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि ये जो मेरा रिजल्ट अभी पहले आया था, वो रिजल्ट, भाई अगर मैंने क्यू चार्ज दिया एक शीट को, ए एरिया है और ये लार्ज शीट है बहुत लार्ज, तो क्या इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एट पॉइंट्स विच आर वेरी क्लोज, क्या दोनों में डिफरेंट आता है क्योंकि फॉर्मूला डिफरेंट आया है, या सेम ही है, चार्ज तो उतना ही है। अब अगर मैं इसको बहुत थिन करते चला जाऊं तो इट विल बिकम 1 लेयर ओनली, तो इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो उतना ही आना चाहिए। एंड आई एम श्योर क्वाइट अ लॉट ऑफ यू मस्ट हैव फिगर्ड आउट बाय नाउ कि मुझे बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है कि यहाँ पे जब मैं इसकी एक ही लेयर बना रहा हूं तो ये हो रहा है सिग्मा 1 इतना है, और जब मैं इसकी 2 लेयर्स यानी कि ये कंडक्टिंग मान रहा हूं और इधर भी सिग्मा 2 है इधर भी सिग्मा 2 है, तो वो 2 लेयर्स में बढ़ गया, इसलिए उसका चार्ज एक तरह से आधा आधा बढ़ गया दोनों साइड। नाउ जब आपका थिन इस थिन नॉन कंडक्टिंग प्लेन वाला रिजल्ट आप निकालेंगे कि भाई ये नॉन कंडक्टिंग है और एक ही लेयर है, एक ही लेयर बनी इस पूरे की, तो आपका रिजल्ट आया था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट। और वो आ गया, आप देखते हैं ये आ गया क्यू बाय एरिया, क्यू बाय एरिया पर यूनिट एरिया 2 एप्सिलॉन, ये आ गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट पे बाहर आउटसाइड द शीट। और यहां पे 2 लेयर्स बनी है, बट आपका रिजल्ट आया था सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये आया था। अब आप सिग्मा रखेंगे तो आपका आएगा क्यू बाय 2 ए एप्सिलॉन नॉट, दोनों में सेम सेम ही रिजल्ट आ रहा है, वैल्यू सेम ही आ रही है। हालांकि सिग्मा चेंज हो गया, तो वो चाहे आप उसको कैसे भी डिस्क्राइब करें, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही आनी है। अगर दोनों लेयर्स को हम बिल्कुल क्लोज कर दें और
थिकनेस टेंडिंग टू जीरो कर दें, तो यू विल रियलाइज कि इफेक्ट उतना ही आना है, बट एक कंडक्टिंग शीट के लिए। अब वो कंडक्टिंग शीट ही नहीं, अब आपकी कोई भी बॉडी आ जाए, इसे अच्छे से समझ लीजिए, कंडक्टिंग, और उसको आपने अगर कुछ चार्ज दे दिया तो वो सारा चार्ज आउटर सरफेस पे रिजाइड करेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो मैंने बोल दिया पॉजिटिव है, और ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा। ये कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा इसका आइडिया मैं अभी आगे थोड़ी सी देर में नेक्स्ट वाले स्लाइड में आपको करा दूंगा। अभी पहले ये समझ लीजिए कि ये जो पूरा चार्ज है आउटर सरफेस पे होगा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, क्यू फ्री जो है वो जीरो होगा, कोई फ्री चार्ज अंदर नहीं रहेगा। और ये पूरी की पूरी इक्वी पोटेंशियल होगी, पोटेंशियल हर जगह सेम होगा, सेम हर पॉइंट का, क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट, अगर पोटेंशियल दो पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस आ जाए तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उनके बीच में। हमने ये सीखा है, शायद मैंने अभी नहीं कराया है, मैं आपको बता देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड इज पोटेंशियल ग्रेडियंट डेल वी बाय डेल एक्स। ये ई डॉट डी एल, शायद लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताया होगा आपको। ई डॉट डी एल इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, ये हमने, तो ये पोटेंशियल की कहानी अभी आते हैं आगे। अभी तो बस आप चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड समझ लीजिए। फॉर अ कंडक्टिंग बॉडी पूरा चार्ज सरफेस पे बाहर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो होगा ना। अब सिग्मा कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ये भी देख लीजिए, कि अगर आपके पास एक स्फीयर है ऑफ रेडियस आर वन, और दूसरा एक छोटा स्फीयर है ऑफ रेडियस आर टू, आप मुझे बस ये बताइए कि मैंने आपको क्यू चार्ज दे दिया, टोटल चार्ज क्यू है, और इन दोनों को कनेक्ट कर दिया एक वायर से, कंडक्टिंग वायर से, तो इन दोनों पे चार्ज डेंसिटी पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया क्या होगा, सिग्मा वन और सिग्मा टू में क्या रिलेशनशिप होगी, ये आप मुझे करके दिखाएंगे। आई एम गिविंग यू दिस, क्विकली करिए। और ये दूर रखे हैं, ये इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है, ये कंडक्टिंग वायर है, और ये दूर रखें एक दूसरे से। सो जब आप इसका पोटेंशियल निकालेंगे तो आप इसका नहीं, अच्छा शेल का अभी हमने नहीं किया, आई एम सो सॉरी, रुकिए, अभी हम शेल्स पे बाद में आएंगे। अब मैं आपको ये भी समझा दूं। तो हमने शीट का कर लिया, लाइन का कर लिया, अब हम ये स्फेरिकल शेल्स का और कहानी समझ लें भाई। एक मेरे पास स्फेरिकल शेल है, ये और समझ लीजिए बस, ये अब पहुंच गए। ये एक शेल है मेरे पास, इस शेल के सेंटर पे ये पूरी, पहले ले लेते हैं हम थिन कंडक्टिंग शेल। अब मैंने इसको क्यू चार्ज दे दिया, तो ये क्यू चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, सेंटर पे पोटेंशियल क्या होगा वी एस, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अंदर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा और पोटेंशियल कितना होगा, और बाहर वाले पॉइंट्स पे किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल कितना होगा, ये निकालना चाहते हैं। तो इसको कैसे करें, एक तो है ब्रूट फोर्स मेथड जो हम यूज कर सकते हैं। वो ब्रूट फोर्स मेथड है कि भाई आप कैलकुलस लगाइए, और वो कैलकुलस कैसे लगेगी कि भाई आप इसको ब्रेक कर लीजिए। ये लीजिए, हमने जैसे रिंग में ब्रेक, पॉइंट चार्ज का तो हमें पता है, फिर हमने रिंग के लिए निकाला कि भाई पॉइंट चार्जेस में ब्रेक कर लिया था उसे, रिंग को। तो भाई मान लीजिए मुझे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो मैं इस सेंटर से एक लाइन ज्वाइन की, और मैंने कहा भाई मैं एक यहाँ पे एक रिंग ले लेता हूँ, और वो जो रिंग है उस रिंग का रेडियस मुझे पता है, ये एक्स डिस्टेंस पे है, उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक कर लूंगा। रिंग का रिजल्ट तो हमने अभी पीछे स्टेट किया था, आपको दिखाया था, ये रहा रिंग वाला रिजल्ट, यहाँ पे था कि रिंग की वजह से ये आ जाएगा। कहीं तो किया था हमने थोड़ी देर पहले, ठीक है, ये रहा, नहीं, चलिए अभी आई एम नॉट एबल टू फाइंड आउट। अब यहाँ आ जाइए, तो अभी हम ये हार्डवर्क वाला ब्रूट फोर्स वाला मेथड नहीं यूज करेंगे, ध्यान से देखते रहिए कि ये तो मैं बस दिखाना चाह रहा हूं कि ये कितना लंबा और मेहनत का रास्ता है और इसका शॉर्टकट क्या है। तो आप देखिएगा, तो रिंग में ब्रेक करो, और फिर उसे छोटे एलिमेंट्स में ब्रेक करो, फिर उसका रिजल्ट यहाँ पे डी निकालो, ब्रेक करो वेक्टर में, और फिर वेक्टर का ये वाला कंपोनेंट इंटीग्रेट होके ऐड हो जाएगा, और आपको नेट रिजल्ट आ जाएगा। फिर इस रिंग 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 ये जितने भी रिंग्स हैं इन सबको आप इंटीग्रेट कर देंगे। और पता है द ब्यूटीफुल पार्ट अबाउट इट इज
कि जब आप इस पूरे को रिजल्ट को इंटीग्रेट करेंगे तो ऐसा आंसर आ जाएगा कि ये पूरा चार्ज सेंटर पे रख दो क्यू, और ये डिस्टेंस अगर डी है तो आपका रिजल्ट आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब ये रिजल्ट तो बहुत सिंप्लीफाइड आ गया, बट ये जो हम इसमें कैलकुलस और इतना सब ड्रामा कर रहे थे ये बहुत डिफिकल्ट है फॉर अ चाइल्ड। इससे सेम चीज को हम अचीव कर सकते हैं विथ गॉस थ्योरम, कि भाई हमने वही एक स्फीयर लिया, ये लीजिए ये बना लिया स्फीयर। अब ये स्फीयर के बाहर हम एक पॉइंट लेते हैं, ये रहा। मुझे इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। अब आप सब लोग ध्यान से देखिएगा, हम एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस लेंगे और गॉसियन सरफेस क्लोज्ड होनी चाहिए, चारों तरफ से बंद और सिमेट्रिक होनी चाहिए, और ये क्यू चार्ज इतना तो हमें पता है कि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और सरफेस पे है, आउटर सरफेस पे है, अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं है। तो अभी मेटल कंडक्टर सब कहानी समझाई थी ना। अब इस गॉसियन सरफेस को देखिए आप, जो मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं, ये जो एक्स डिस्टेंस पे अगर ये था तो एक्स रेडियस की एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दी मैंने ऐसे। अब ये थोड़ा ज्यादा बड़ा बन गया नाउ। अब मैं इस गॉसियन सरफेस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां निकालना चाहता हूं तो मैं मान लेता हूं इसकी मैग्नीट्यूड है, ये तो मुझे पता है रेडियल डायरेक्शन में होगी और मैग्नीट्यूड है ई नॉट। तो कैन यू से कि हर पॉइंट, बिकॉज इट इज इन अ स्फेरिकल सिमेट्री, हर पॉइंट पे ई नॉट ही होगी मैग्नीट्यूड, ये तो आप श्योरली बोल सकते हैं बिकॉज ऑफ द सिमेट्री। सेकेंड थिंग, एरिया डायरेक्शन क्या होगी, एरिया की डायरेक्शन क्या होगी बताइए जरा। जो एरिया है यहाँ पे एलिमेंट, उस एरिया की डायरेक्शन हम लेंगे रेडियली आउटवर्ड्स। क्लोज सरफेसेस के लिए रेडियली आउटवर्ड्स लेते हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दैट एरिया। एंड अब, और इस पूरे स्फीयर पे अब आप ई डॉट डी एस कर दीजिए इंटीग्रल, तो आप फ्लक्स निकाल पाएंगे। फ्लक्स निकालते हैं। फ्लक्स एक तरीका है इंटीग्रल से, ई डॉट डी एस से, ई मैग्नीट्यूड डीएस मैग्नीट्यूड, छोटा सा एलिमेंट ले लिया ये डीएस, कॉस जीरो, कॉस जीरो इज वन, इन दोनों के बीच में एंगल जीरो है। नाउ ई मैग्नीट्यूड इंटीग्रल के बाहर आ जाएगी, और क्यों आ जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है हर पॉइंट पे सेम है बिकॉज ऑफ सिमेट्री। तो अब जब वो वेरी ही नहीं कर रही है तो भाई उसको इंटीग्रल के बाहर ले लेते हैं। और डीएस का इंटीग्रल कितना आ जाएगा, सरफेस एरिया टोटल ऑफ दिस, टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, ई नॉट इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर। ये आ गई आपकी फ्लक्स इंटीग्रल मेथड से। और आपको फ्लक्स के लिए गॉस थ्योरम ने क्या बोल रखा है कि भैया फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, ये तो बहुत स्फेरिकल है, सिमेट्रिकल है। वो तो बोलता है किसी भी जनरल सरफेस, वो गॉसियन सरफेस होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए, वो बोलता है कि दैट विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इन दोनों को आप इक्वेट कर दीजिए, दिस शुड बी इक्वल टू ई नॉट इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर, और आप देखेंगे कि वही एलिगेंट रिजल्ट आपका, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर क्यू बाय आर स्क्वायर। तो फॉर पॉइंट्स विच आर आउटसाइड द शेल, उन पॉइंट्स पे, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए आप इस शेल के सारे चार्ज को सेंटर पे मान लीजिए पॉइंट चार्ज की तरह, एंड एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लीजिए, यू गेट अ वेरी गुड रिजल्ट, इजी फॉर्मूला ये रहा। बहुत आसान है, बट ये अच्छे से समझ लीजिए, ये सिर्फ एक शेल के लिए ट्रू है, एक शेल के लिए ट्रू है, मेटेलिक शेल जिसपे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है। ये अच्छे से समझिए। दूसरा, अब आते हैं आगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन टाइप इन। फ्लक्स इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स। बच्चे, फ्लक्स दो तरह की होती है, एक तो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स और दूसरी है मैग्नेटिक फ्लक्स। जब बी लाइंस और मैग्नेटिक फोर्सेस को, मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स की बात होगी, यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। एंड फ्लक्स इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स। नहीं, फ्लक्स इज नॉट द यूनिट ऑफ समथिंग, फ्लक्स इज अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है। अच्छा,
ठीक है, विल कम टू इट, क्वेश्चंस लेता हूं मैं, 2 मिनट दीजिए बस, मैं इसे रैप अप कर दूं। अब बड़ा इंटरेस्टिंग डोमेन में जा रहे हैं हम, जो ये शेल्स वाली है। अब ये देखिए, अब अगर मैं बोल दूं तो शेल के लिए, बाहर वाले पॉइंट्स के लिए तो ये आ गया, अब शेल ही है, और अंदर वाले पॉइंट्स को देखते हैं अब अंदर क्या होता है। तो बाहर के पॉइंट्स के लिए तो हमने सीख लिया एक रिजल्ट कि भाई शेल के सारे चार्ज को सेंटर पे अज्यूम कर लो, और पॉइंट चार्ज की तरह, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स सब निकाल सकते हो आउटसाइड शेल वाले पॉइंट्स के लिए। अब बात करते हैं इनसाइड शेल। इनसाइड द शेल मैं एक्स डिस्टेंस पे गया, और यहां पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे मुझे निकालने का मन है कि यहां मुझे आप बताइए कि ये क्या है, इस पॉइंट पे वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है इस पॉइंट पे, ई। फिर से हम एक गॉसियन सरफेस ढूंढते हैं, एक गॉसियन सरफेस ऐसी बनाते हैं जो एकदम सिमेट्रिक हो। ये लो। अब इस शेल की वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इसका हमें निकालना है। हमें इतना पता है कि कुछ भी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कुछ भी यहाँ पे ई नॉट है, तो वो इट हैज टू बी सेम फॉर ऑल द पॉइंट्स, ये तो हमें पता है कंफर्म, कि बिकॉज ऑफ सिमेट्री, स्फेरिकल सिमेट्री, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट किया भी तो। सेकेंड, हमें पता है इस गॉसियन सरफेस के लिए सरफेस एरिया इधर है, तो ई अगर होगा, तो ई, अभी तो यहां अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, राइट। तो अंदर वाले पॉइंट्स के लिए अगर मैं ई डॉट फ्लक्स निकालूं, तो फ्लक्स निकलेगी गॉस थ्योरम से, चार्ज एनक्लोज्ड विच इज 0/ε0। तो भाई गॉस थ्योरम ये बोलता है कि फॉर दिस सरफेस फ्लक्स विल बी 0। नाउ, अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा अंदर, शेल की वजह से। और इसको थोड़ा और मैं इलेबोरेट करूंगा जब थोड़ा सा लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कर लेंगे। अभी हम आते हैं कि अगर मेरे पास एक सॉलिड स्फीयर है, अब हमारे पास वो शेल नहीं है, अब हमारे पास शेल की जगह वी हैव अ सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर जिसमें कंडक्टिंग स्फीयर है, जिसमें सब कुछ, ये है सॉलिड स्फीयर, और इस स्फीयर में अंदर मैंने दे दिया कि क्यू चार्ज दे दिया मैंने इसको, और ये कंडक्टिंग स्फीयर है, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। नाउ, इस स्फीयर के लिए अगर मैंने कुछ भी चार्ज दिया, इसे अंदर भी रखा, तो अंदर सारा चार्ज आउटर सरफेस पे आ जाएगा, यस और नो? सब लोग बताएंगे, क्योंकि अभी कंडक्टर के लिए बताया था कैसे भी शेप का हो, अगर हमने उसे कोई भी फ्री चार्ज दिया तो वो पूरा चार्ज उसके आउटर सरफेस पे रिजाइड करेगा, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स या पॉजिटिव चार्ज रिपेल कर करके आउटर सरफेस पे आ जाएंगे अंदर। जब तक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ना हो जाए तब तक वो ये रिपेल होते रहेंगे, वरना फ्री चार्ज, मेटल्स के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स है, वो मूव कर करके एडजस्ट करते रहेंगे खुद को, और उन पे फोर्स लगती रहेगी जब तक वो फोर्स 0 नहीं हो जाती, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो जाता, वो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट करता रहेगा, और फाइनली वो चार्ज आपका इसकी पूरी आउटर सरफेस पे आ गया अगर आपने क्यू चार्ज दिया। और ये सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है। नाउ, एक चीज और हम, तो अब इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, ये तो पता ही है, फ्री चार्ज भी 0 होगा, और आउटर वाले पॉइंट्स के लिए इट बिकम्स लाइक अ शेल ओनली। आप देखेंगे एक ही चार्ज हो गया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आउटर पॉइंट्स के लिए आप इसे सारा चार्ज एट द सेंटर अज्यूम कर सकते हैं, और एक्स डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट है, तो आप उस पॉइंट पे यू कैन फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, ये होगा मैग्नीट्यूड। आउटर पॉइंट्स के लिए ये कर सकते हैं। अगर कहीं पे भी आप ई डॉट डी एल कर रहे हैं, ये देखिएगा इसमें line integral of electric field from A to B. This gives you the potential difference between A and B.
लेकिन वो जो पोटेंशियल चेंज है, मैं उसको वी ए माइनस वी बी मैं ऐसे याद रखता था, और ये भी करेक्ट आंसर देगा। बट आपकी मोस्ट ऑफ द बुक्स में चेंज इन पोटेंशियल लिखते हैं, एंड चेंज इन एनीथिंग इज ऑलवेज फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, विच मीन्स योर पोटेंशियल चेंज जो कहीं भी बुक में डेल्टा वी लिखा होता है उसका मीनिंग ये होता है। एंड ये तब आएगा जब आप लिखेंगे माइनस ई डॉट डी एल फ्रॉम ए टू बी। तो ये आप इस तरह से याद रखें या इस तरह से याद रखें, डिपेंड्स ऑन यू, बट जो भी आप याद रखें वो करेक्ट रहना चाहिए। वो माइनस साइन का आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बस दैट्स ऑल आई वांट। चलिए, अब ये जो दूसरी चीज है, ये मैं आना चाह रहा था आपको, ये चार्ज स्फीयर्स का, कि R1 और R2 रेडियस अगर हमारे हैं, दो कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं, और इनको पास में रखने पे तो कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई ये एक स्फीयर जो है, ये स्फीयर दूसरे वाले स्फीयर पे कुछ पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा। मैंने आपको बोल दिया है कि ये दो स्फीयर्स हैं, एक का रेडियस है R1, एक का है R2। ये है R2 और ये है R1, और ये दूर रखे हैं एक दूसरे से, एंड दे आर कनेक्टेड बाय अ कंडक्टिंग वायर, ये बोल दिया। नाउ यू हैव टू टेल मी कि अगर मैंने Q चार्ज दिया तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे होगा। अगर इस पे x है तो इस पे Q माइनस एक्स होगा। नाउ यू हैव टू टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, रादर x की वैल्यू से ज्यादा आई एम इंटरेस्टेड इन कि अगर इसका सिग्मा 2 है और इसका सिग्मा 1 है, सॉरी ये R1, ये R2, और ये सिग्मा 1 और ये सिग्मा 2, आप मुझे बताएंगे R1 और सिग्मा 1 में क्या रिलेशनशिप होगी। कोशिश करिए, एंड व्हेन यू हैव डन रेज योर हैंड, उसके बाद मैं करके दिखा। अगर एक भी बच्चा कर ले, देन आई विल स्टार्ट सॉल्विंग। ट्राई करिए। दूर रखे हैं, कनेक्टेड बाय अ कंडक्टिंग वायर, एक को चार्ज, पूरे को चार्ज दे दिया Q, तो वो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, इस पे X होगा, इस पे Q माइनस एक्स होगा। कुछ चार्ज यहां होगा, कुछ यहां होगा। यू हैव टू टेल मी इसकी जो चार्ज पर यूनिट एरिया है सिग्मा 1, और इसका जो चार्ज पर यूनिट एरिया है सिग्मा 2, उनमें और R1 और R2 में क्या रिलेशन होगा। दैट इज द रिलेशनशिप यू हैव टू टेल मी। ठीक है, एक बच्चे ने आंसर दिया है, कैन आई नो द नेम। बच्चे का नाम क्या है? सुनित कोकाटे? नहीं, अच्छा, कौन है बच्चा ये? रेज योर हैंड अगेन जिसने आंसर दिया था। हम्म, चलिए ये मैं करके दिखाता हूँ, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको काम आएगा। इसको मैं रब करके यहीं पे कर देता हूँ, एंड देन विल सी द रिजल्ट के वो हमारे काम कैसे आएगा। देखिए, अगर मैंने इसे x चार्ज मान लिया तो इस पे q माइनस एक्स होगा, ये तो सबको पता है। अब मैं इस पे ऑल आई हैव टू डू इज दोनों को कनेक्ट कर दिया एक कनेक्टर से, कंडक्टर से, तो दोनों का पोटेंशियल हैज टू बी सेम। इसका पोटेंशियल सिर्फ अपने चार्ज की वजह से इट विल बी के एक्स बाय R2, और इसका अपने चार्ज की वजह से के क्यू माइनस एक्स अपॉन R2। ये R2 ना होके ये R1 होगा, सॉरी, नो, R1। हाँ, पोटेंशियल सेम हो जाना चाहिए, दोनों को कनेक्ट कर दिया एक मेटल से। तो पोटेंशियल सेम होने के लिए, क्योंकि अगर पोटेंशियल सेम नहीं होगा तो चार्जेस फ्लो करेंगे, और चार्जेस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, चार्जेस फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे कंडक्टर्स के केस में ऑलवेज। सब तब तक चार्ज फ्लो करता रहेगा जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। और हमने पोटेंशियल को इक्वेट कर दिया, और मैंने इन्हें दूर दूर रखा है इसीलिए कि जब आप यहाँ पे पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसका असर ना आए, इसलिए इन्हें दूर रखा था, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड अ पॉइंट। अब देखते रहिए, ये पोटेंशियल हमने सेम किया, यहाँ से हमें मिलेगा एक्स की वैल्यू, और वो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, बल्कि अगर हमें सिग्मा में चाहिए था तो हम सिग्मा में ही कर लेते हैं। देखिए कैसे, अगर मेरे पास सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की टर्म्स में ही लिख लेता हूं मैं चार्जेस को, उससे मेरे पास रिजल्ट लाने में और भी आसानी रहेगी। देखिए,
ये है अगर सिग्मा टू और ये है सिग्मा वन, मैं बार बार इधर टू में कंफ्यूज हो रहा हूँ बिकॉज यहाँ वन, हाँ, और ये सिग्मा टू। नाउ अब देखिएगा, फोर, हाँ, क्यू की वैल्यू है, हम पोटेंशियल सेम करने वाले हैं, 4 पाई r1 स्क्वायर इंटू सिग्मा वन, दिस इज क्यू अपॉन r1। ये हमारा पोटेंशियल हो गया, इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट तो कट हो जाएगा। नाउ ये होगा सिग्मा टू इंटू 4 पाई r2 स्क्वायर, ये हो गया चार्ज के क्यूब बाय r2। एंड यहां से यू कैन सी व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन, ये r1 कैंसिल, r2 कैंसिल, सिग्मा वन बाय सिग्मा टू इज इक्वल टू r2 बाय r1, ये आ गया। Now, this is a very interesting and important result to make you understand कि अगर हमारे पास कभी भी कोई एक कंडक्टिंग बॉडी है, उस कंडक्टिंग बॉडी पे कुछ शार्प एजेस हैं और कहीं पे कुछ बहुत फ्लैट सरफेस है, तो जहाँ पे फ्लैट सरफेस है जैसे ये एरिया है, तो फ्लैट सरफेस पे यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, ऑलमोस्ट इन्फिनिटी, प्लेन कंडक्टिंग दिख रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर लार्ज है बेसिकली। तो जहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर लार्ज होगा वहां पे सिग्मा कम होगी, और जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा, शार्प एजेस होंगी उस मेटल पे, वहां पे सिग्मा ज्यादा होगी। तो सिग्मा इज मोर, सिग्मा इज लेस। तो जब भी कोई मेटल का कंडक्टर होता है ना, हम जनरली उसे, जैसे वायर होता है उसको हम सिलेंड्रिकल शेप में रखते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि मेटल्स में शार्प एजेस ना हो, और वो एजेस होने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि अगर यहाँ सिग्मा ज्यादा है तो कंडक्टर के पास किसी भी पॉइंट पे, हमने थोड़ी देर पहले ही निकाला था, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और अगर सिग्मा ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा तो वो पोलराइज कर देगा एयर को और ब्रेक डाउन हो जाएगा एयर का, दैट इज कोरोना डिस्चार्ज बोलते हैं, या ब्रेक डाउन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम बोलते हैं। तो यहाँ पे जो एयर है वो आयोनाइज हो जाएगी और डिस्चार्ज हो जाएगा चार्ज का। तो और सबसे ज्यादा खतरा वहां पे होता है जहां पॉइंटेड एजेस होता है मेटल के। तो ये रिजल्ट आपको समझना चाहिए कि अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर कहीं पे पॉइंटेड एजेस हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ज्यादा है, तो आपको उन जगहों पे, how do I go back? आ गया, ठीक है। नाउ अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और पोटेंशियल के ऊपर हमने जो अभी बताया ई डॉट डी एल, तो एक तो आप समझ लीजिए कि लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दो चीजें हमने की, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी की। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं यहाँ पे, दिस इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन पोटेंशियल एनर्जी। तो इस क्वेश्चन को और थोड़ा सा आपको क्लैरिटी आएगी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का मीनिंग क्या है। तो दो आइडेंटिकल थिन रिंग्स हैं, ईच ऑफ रेडियस आर आर, या पोल वाले क्वेश्चन करें, आप बोलो। तो व्हाट आई वांट इज थोड़ा पार्टिसिपेशन और रिस्पांस चाहिए मुझे। तो मैं आप लोगों को ना अभी ऐसे क्वेश्चंस दूंगा जिनमें आप लोग रिस्पॉन्ड कर रहे होंगे, और मुझे आपकी रिस्पॉन्स से पता लगेगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है, एंड मुझे अपना लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ा देना चाहिए या इजी ही रखना चाहिए, वो थोड़ा सा मुझे क्लैरिटी देगा। तो आप थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव रहिए, और पोल वाले क्वेश्चंस करते हैं, एक दो दीजिए, कोई भी टॉपिक पे दीजिए। अब मैंने बेसिक बेसिक शेल का, शीट का सब करा दिया है, तो वी कैन गिव क्वेश्चंस। अब जो ये, हाँ, चलिए ये क्वेश्चन करिए, फुल स्क्रीन कर दें, ठीक है। ये क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, तो इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए। अ थिन स्फेरिकल शेल इज चार्ज्ड बाय सम सोर्स, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स सी डैश एंड पी शोन इन द फिगर। ये नीट में आया 24 में, करने की कोशिश करिए सेंटर पे और सरफेस पे। पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। वाह वाह, बहुत सारे बच्चे
आंसर दे रहे हैं। नाइस, 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 गुड 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 गुड। अरे, आंसर चेंज हो रहा है पोल में, आई कैन सी। बहुत बच्चों का रिस्पांस जो है चेंज हो रहा है। चारों पे रिस्पांस है, ऑलमोस्ट इक्वल वाले हैं। अब एक पे रिस्पांस बढ़ने लगा है। अच्छा, एनीवेज लेट मी टेल यू। सो द आंसर इज जीरो। इसे अच्छी तरह समझ लीजिए। शेल के केस में हमने अभी थोड़ी देर पहले ही सीखा था कि एक शेल है अगर हमारे पास, उस शेल के लिए हमने अभी थोड़ी देर पहले ये रिजल्ट किया था कि शेल के बाहर वाले पॉइंट्स के लिए, किसी भी पॉइंट के लिए, यू कैन अज्यूम द होल चार्ज टू बी एट द सेंटर, सरफेस के पॉइंट के लिए भी। बट शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो एंड पोटेंशियल विल बी सेम एवरीवेयर एज दैट ऑन द सरफेस। ये अच्छी तरह समझ लीजिए। ये अच्छा हुआ इस क्वेश्चन के थ्रू आपके दिमाग में रजिस्टर हो जाएगा। और ये यूनिफॉर्म होता है शेल पे। हर जगह पोटेंशियल सेम होता है, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल ग्रेडियंट डेल वी बाय डेल आर जीरो ही होगा, और यानी कि पोटेंशियल विल बी सेम एट एवरी पॉइंट। एंड तो ये शेल के लिए रिजल्ट समझ लीजिए। ये हर बच्चे को अच्छे से दिमाग में बैठ जाना चाहिए। मैं लिख देता हूँ फॉर अ शेल, क्योंकि उसी से फिर आप सब एक्स्ट्रापोलेट करके और बाकी रिजल्ट्स लाएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो होता है, और बाहर वाले पॉइंट्स के लिए यू कैन अज्यूम द होल चार्ज टू बी एट द सेंटर एंड कैलकुलेट, बट नॉट फॉर इनर पॉइंट्स। यहां के लिए नहीं कर सकते आप भाई। अंदर वालों के लिए यू कांट अज्यूम दी चार्ज टू बी एट द सेंटर। अंदर वाले पॉइंट्स के लिए अच्छे से समझ लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे जीरो है। पूरा जो चार्ज है वो आउटर सरफेस पे होगा। और अभी मैं इसकी डेप्थ में जाऊंगा थोड़ी देर में, बट ये मुझे रफ आइडिया दे रहा है कि बच्चों को कहाँ कहाँ। और पोटेंशियल विल बी सेम एट एवरी पॉइंट। सेंटर पे भी वही होगा, सरफेस पे भी वही होगा, और हर एक अदर पॉइंट पे भी वही होगा। पोटेंशियल इज सेम, एंड दैट पोटेंशियल इज सेम एज दैट ऑन दी सरफेस। और सरफेस के लिए आपने निकाला ही हुआ है के क्यू बाई आर। सो आंसर वॉज के पोटेंशियल डिफरेंस बताना था बिटवीन सी डैश एंड पी, एंड पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी जीरो। सो 49% ऑफ यू आंसर्ड इट राइट। और अगली क्लास से आई हैव टोल्ड माय टीम कि मुझे बच्चों के नाम भी पता लगने चाहिए कि कौन रिस्पॉन्ड कर रहा है, कौन फास्ट आंसर दे रहा है, और अगली क्लास से वो होगा। चलिए, अब इसमें बहुत कम टॉपिक रह गए हैं। अब मैं शीट और कॉन्सेंट्रिक शेल्स और ये वाले रिजल्ट्स को ना थोड़ा सा और अच्छे से आपके दिमाग में बिठाऊंगा। ये लीजिए, आ जाते हैं। अब डाइपोल और रह गया। डाइपोल, उसमें कुछ नया नहीं करना है, वही चीजें लगेगी, सुपर इम्पोजिशन लगेगा, बट फिर भी एक बार कर लेते हैं, क्विकली देख लीजिए। ये देखिए, अब अगर मेरे पास एक शीट है, कंडक्टिंग शीट, चलिए ये कर लेते हैं पहले। इस कंडक्टिंग शीट को मैंने क्यू चार्ज दे दिया, Q1। और ये लार्ज शीट है। और मैंने एक और दूसरी शीट है मेरे पास, उसको मैंने Q2 चार्ज दे दिया। और इन दोनों शीट्स को मैं पास ले आया। यहां से आपकी थोड़ी देर में कैपेसिटर्स की कहानी भी शुरू हो जाएगी। तो अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैपेसिटर्स भी पार्ट है, बट पहले हम बस दो शीट्स हैं हमारे पास, Q1 एंड Q2। और मुझे बस इतना जानना है कि मैं इन्हें पास ले आया हूं, और मुझे ये जानना है कि इधर चार्ज कितना है, एक्स, वाई, जेड, ए, वटेवर। ये चार्जेस कितने हैं, हर एक लेयर पे कितना चार्ज है, तो कैसे बताएंगे? चलिए कोशिश करिए आप लोग। ऐसा कोई क्वेश्चन है पोल में? ठीक है, ये हमने कर लिया। और 49% पीपल गेव द राइट आंसर पिछले वाले का। अब ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइए जरा। अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। अब देखिए, इस तरह का कोई क्वेश्चन है हमारे पास? नहीं, ठीक। इस पे चार्ज चारों लेयर्स पे कितना कितना डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ये आप मुझे बताएंगे। मान लेते हैं, देखिए, अब इसे मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, हो सकता है आपको ना आता हो। और शेल्स और शीट दोनों के लिए कर लेते हैं, क्योंकि आपके पास कैपेसिटर्स में ये नॉलेज आपको काम आएगी। तो अगर यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए, यहाँ एक्स है, तो यहाँ पे, सॉरी, अगर यहाँ मैंने अंदर वाली सरफेस पे एक्स माना, लीजिए, ये Q1 है,
ये Q2 है। अब मैं मान रहा हूं यहां x, तो यहां पे Q1 माइनस एक्स होगा, क्यों? बताइए। दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि टोटल चार्ज Q1 रहना है इस प्लेट पे। तो अगर मैंने इस लेयर पे x चार्ज माना, तो यहाँ पे Q1 माइनस एक्स होगा। और अगर यहाँ पे मैंने चार्ज x माना है, तो यहाँ पे माइनस एक्स ही होगा, क्यों? ये कैसे कह रहा हूं मैं? और अगर यहाँ माइनस एक्स है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलता है यहाँ पे हो जाएगा Q2 प्लस एक्स, ये हो जाएगा। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब ये मैंने x और माइनस एक्स क्यों बोला? कि अगर इस पे x है, तो इस पे माइनस एक्स ही होगा। रीजन, रीजन ये है कि अगर मैं एक ऐसी गॉसियन, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेटल के अंदर जीरो होना चाहिए। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए, और जीरो अगर मैं एक ऐसी गॉसियन सरफेस बना लूं, देखिए मेटल के अंदर अंदर है ये, और यहाँ पे ऐसे, यहाँ ऐसे, और ये क्लोज कर दी मैंने ऐसे। नाउ इस गॉसियन सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जीरो, और ई की जो लाइंस हैं, अभी मैं मान लेता हूँ लार्ज प्लेट्स हैं, तो ये ऐसे जारी होंगी। तो ई डॉट डी एस, यहाँ पे सरफेस एरिया इधर होगा और ई इधर होगा, तो ई डॉट डी एस जीरो आ जाएगा, और यहाँ पे भी ई डॉट डी एस जीरो आ जाएगा। तो अगर नेट चार्ज एनक्लोज्ड हैज टू बी जीरो, तो अगर यहाँ एक्स है तो यहाँ माइनस एक्स होगा। तो ये हमने गॉस थ्योरम लगा दिया। अब मुझे पहले तो आप ये बता दीजिए एक्स की वैल्यू कैसे निकालें। एक्स की वैल्यू निकालते हैं कि हम किसी भी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो कर दीजिए। अब ये चार लेयर्स हैं मेरे पास, सिग्मा हो गया इसका डिवाइडेड बाय एरिया, और चारों को मैं सिग्मा बता देता हूँ। और आपने वो फॉर्मूला सीखा ही है कि चार लेयर्स हैं अगर, अब मेरे पास चार लेयर्स हैं, सुपर इम्पोजिशन कर देता हूँ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूँ एट अ पॉइंट इनसाइड दिस प्लेट। अब इन चारों लेयर्स की वजह से, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इन चारों की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो करना है। तो भाई सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, यही सीखा था हमने एक लेयर की वजह से। अगर सिंगल लेयर हो तो सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आता था। तो अब सिग्मा अपॉन इसमें टू एप्सिलॉन नॉट कर दीजिए, लेकिन टू एप्सिलॉन नॉट एंड में सब कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू जीरो जाएगा। तो ये मैंने कर दिया Q1 माइनस एक्स, और ये टर्म कांस्टेंट है एक तरह से, हाँ। Q1 माइनस एक्स अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट ए, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, यहाँ पे एक्स की वजह से इधर होगा, तो माइनस एक्स की वजह से इधर होगा, ये तो कैंसिल कर देंगे। और इस वाले की वजह से होगा Q2 प्लस एक्स इस साइड, और इन दोनों को Q2 प्लस एक्स अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट ए, और x और माइनस एक्स वाला कैंसिल हो गया। दिस शुड बी इक्वल टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेटल के अंदर जीरो होना चाहिए, और यहां से आपका ये भी जीरो हो गया। अब आपका आ गया Q माइनस एक्स प्लस Q2 प्लस एक्स। हाँ, ये हमने क्या किया? Q, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, ये हमारा लेयर था Q2 प्लस एक्स, ठीक है। ये था Q1 माइनस एक्स, और इन दोनों की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जीरो होना चाहिए। तो Q, अच्छा दोनों इक्वल होने चाहिए, सॉरी मैंने दोनों को वेक्टोरियली ऐड कर दिया। देखिए कितनी मैथमेटिकल मिस्टेक मैंने की है, और ये किसी से भी हो सकती है, और शायद मैंने जानबूझ के की हो कि आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाए। देखिए मैं कर देता हूँ, सिली मिस्टेक कहते हैं इसे। यहाँ पे इसे रब कर दूं, आप देखिए कि हमारी चार लेयर्स हैं। लेयर वन, सॉरी, लेयर वन, सॉरी, राइट, वन, लेयर टू, लेयर थ्री, लेयर फोर, इन चारों लेयर्स की सिग्मा हमें पता है भाई, चार्ज पर यूनिट एरिया ये रहा। और सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट करके हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन चारों लेयर्स की वजह से इस पॉइंट पे निकालना था। मैंने ये बोल दिया कि प्लस एक्स और माइनस एक्स की वजह से तो कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों का इक्वेट करना था। एक की तरफ से इधर लग रहा है और एक की तरफ से इधर लग रहा है,
तो दोनों को इक्वेट करना था और मैंने उन्हें ऐड कर दिया, ये सिली मिस्टेक मैंने की। और जैसे ही मैं ये करूंगा कि Q1 - X अपॉन 2 ε0 A इज इक्वल टू Q2 + X, तो वो जो सिली मिस्टेक थी वो करेक्ट हो जाएगी और यहां से आपका आंसर आ जाएगा, ये कैंसिल, Q1 इधर जाके ऐड हो जाएगा X। तो क्या कर रहे हैं हम, मैंने कुछ सिंबल का गड़बड़ किया है, ये माइनस है तो ये प्लस है। हम्म। तो 2x, यार आप लोग समझ गए होंगे कुछ सिली मिस्टेक हो रही है। 2x इज इक्वल टू कुछ ऐसा आ जाएगा, Q1 + Q2 कुछ ऐसा आएगा मेरे ख्याल से। एंड x इज इक्वल टू Q1 + Q2/2 आना चाहिए, ये आंसर आना चाहिए। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दिस आंसर, कि आधा आधा चार्ज दोनों प्लेट्स पे इस साइड पे आ जाएगा, Q1 + Q2/2, यहाँ पे Q1 + Q2/2, और यहाँ कितने बच्चों को ये आंसर आया? मैंने कुछ सिली मिस्टेक की है, मुझे पता है, ये माइनस वाइनस करने में। एक मिनट रुको यार, मैं चाहता हूँ मैं नीटली कर ही दूं, मुझे ही डिमोरलाइज कर देगा ये सिली मिस्टेक। ये लीजिए, 4 प्लेट्स, और ये रीजन इसलिए है कि करना इसलिए जरूरी है कि आप इसके बाद जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और सारी चीजें कर रहे होंगे, कैपेसिटेंस, तो उसमें ये बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनते हैं और ये जेई एडवांस में भी पूछे जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये क्लैरिटी से करें हम। मैंने मान लिया कि एक प्लेट को Q1 चार्ज दिया, दूसरी को Q2 चार्ज दिया, ये Q1 ये Q2, और मैंने अब बोल दिया कि भाई यहाँ x मान लिया तो यहाँ पे -x होगा, वो गॉस थ्योरम से मैंने समझा दिया क्यों होगा। अब मैंने बोला कि अगर यहाँ x है तो यहाँ पे होगा Q1 इतना चार्ज होगा, और यहाँ पे -x है तो यहाँ हो जाएगा Q2 + X, ये चार्ज हो जाएगा इस सरफेस पे। चार्ज कंजर्वेशन लगा दिया हमने। नाउ अब हम प्लेट के अंदर किसी भी पॉइंट पे चारों लेयर्स की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं और उसे जीरो कर देते हैं। कितने बच्चों ने ये करके और आंसर करेक्ट आ गया और मेरी सिली मिस्टेक समझ में आ रही है? कोई बच्चा हेल्प कर सकता है, बता सकता है वो सिली मिस्टेक क्या है? Q1 - Q2/2, देखते हैं, कर लेते हैं। Q1 माइनस नहीं, Q1 + Q2/2 आना चाहिए दोनों पे, आउटर पे और अंदर वाले पे। ओ, एक्स की वैल्यू Q1 - Q2/2 आएगी। राइट राइट राइट, आई एम सो सॉरी, बिल्कुल ठीक है। तो जो हमने अभी पीछे कैलकुलेट किया ना वो करेक्ट था। रुकिए, ये मैं खुद ही गलत आंसर देना चाह रहा था, मैं फाइनल आंसर पे पहुंचना चाह रहा था और फाइनल आंसर राइट ही है। रुकिए, अभी आते हैं, यहाँ आ जाते हैं। तो ये जो हमने किया, ये हम चाह रहे थे कि हमारा ये रिजल्ट आ जाए, बट वो रिजल्ट, ये देखिए, हमने अभी यहाँ सॉल्व किया और x आ रहा था यहाँ पे कि 2x = Q1 - Q2, ये आ रहा था और ये करेक्ट है। x = Q1 - Q2/2, ये करेक्ट आंसर आया है, ध्यान से देखिए। और मैं किस चक्कर में था, मैंने गलती क्या की, ये आंसर आया। अब मैं बाहर वाली सरफेस पे जब चार्ज निकालूंगा तो वो आंसर आएगा दोनों पे, बाहर वाली पे, x तो अंदर वाली पे है, बाहर वाली सरफेस पे आएगा Q1 - X, एंड दैट विल बी Q1 + Q2/2। देख लीजिए आप, बाहर वाली सरफेस पे जो चार्ज आएगा, ये x की वैल्यू ये आ गई, तो बाहर वाली सरफेस पे जो चार्ज होगा वो चार्ज होगा भाई Q1 - X, एंड x इज अभी जो हमने निकाला है Q1 - Q2/2, एंड ये चार्ज आएगा आपका Q1 + Q2/2, और ये करेक्ट आंसर था। मैं ये चीज चाह रहा था क्योंकि मुझे ये पता है कि बाहर वाली सरफेस पे इतना आंसर आना है, और आंसर आ रहा था ये। और मैं थोड़ा सा, मुझे लगा यार ये तो ये आंसर नहीं आ रहा है, बट वी वर राइट, ये आंसर करेक्ट आ रहा था x। यहाँ से हमने सॉल्व किया और ये आंसर ही हम यूज करके आउटर सरफेस पे, अब इसमें मैं जो चमकाना चाह रहा था वो ये था कि आपकी 2 प्लेट्स थी, आपने एक को चार्ज दिया Q1, एक को दिया Q2, और अगर आप उन्हें टच करा दें, एक साथ ला दें, तो देखिए बाहर वाली सरफेस पे इधर हो जाएगा, पूरा चार्ज हो जाएगा Q1 + Q2, और आधा आधा डिवाइड हो जाएगा दोनों सरफेसेस पे, तो इधर आ जाएगा Q1 + Q2/2, और इधर भी उतना ही आ जाएगा।
Q1 + Q2/2। और अंदर वाली टच हो गई तो फिर तो अंदर कोई चार्ज ही नहीं होगा। और अगर टच नहीं हुई है तो ये x और -x होगा, और वो x की वैल्यू हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाली, ये रही। नाउ अब इन्हीं लाइंस पे लेट्स डू वन और टू इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, और ये जेई मेंस और एडवांस तक भी चले जाते हैं। देखता हूं मैं आप में से कितने लोग इसे राइट कर देंगे। ये लीजिए, ये एक शीट है, दूसरी शीट है, वी आर अज्यूमिंग थिन कंडक्टिंग शीट्स, और एक तीसरी शीट है। ये कुछ जेई वेई में आई हुई प्रॉब्लम है शायद, एडवांस में, बट फिर भी हम कर लेते हैं। ये रही। और आप मुझे बताएंगे कि अब थोड़ा सा आगे चल रहे हैं हम, और ये मैंने इसे चार्ज दे दिया Q0, ठीक है, और इसको मैंने अर्थ कर दिया। अब ये जो अर्थ करना होता है ना, इसे भी समझ लेते हैं, रुकिए। पहले मैं आपको सिखा दूं फिर आपसे पूछूंगा। तो मैंने आपको बोला एक प्लेट है, उसको मैंने Q0 चार्ज दिया, और दूसरी प्लेट, उसको कोई चार्ज नहीं दिया, और उसको मैंने लाके पास अर्थ कर दिया। बस इतना करना है। अब आप मुझे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताएंगे चारों सरफेसेस पे। 1 2 3 4, चारों पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताइए। और ये डिस्टेंस है d, एरिया ऑफ द प्लेट इज ए, वट एवर जो चाहिए, शायद उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मुझे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताएंगे हर सरफेस पे क्या होगा। लेट्स डू इट, करते हैं। और ये चीज आपकी होती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। तो अब हम यहां से ट्रांजिशन करने वाले हैं थोड़ी देर, अब हम आ चुके हैं वहां पे। अभी तो हम अपना वही 1 2 3 4 पे चार्ज बताने जा रहे हैं बस। अब बस इतना किया है कि इस सरफेस को अर्थ से कनेक्ट कर दिया है। अर्थ से कनेक्ट करने का क्या मतलब होता है कि बॉडी हैज नाउ, उसका पोटेंशियल, उस प्लेट का पोटेंशियल जीरो हो गया है। अर्थ का पोटेंशियल हम जीरो मानते हैं, एंड इट हैज अनलिमिटेड एक्सेस टू चार्ज। ये कितना भी चार्ज इसे लूज भी कर सकती है, ड्रॉ भी कर सकती है, तो चार्ज की कोई यहाँ प्रॉब्लम नहीं है इसको। बट वो कितना करेगी वो आपको अब बताना है। 1 और 2 और 3 और 4 चारों लेयर्स पे क्या चार्ज होगा, लेट्स सी। मैं अभी देखता हूँ कितने बच्चों ने कर लिया, क्विकली चार्ज बताइए। बस इसको Q0 दिया था प्लेट को, अब हमें नहीं पता इसकी कौन सी लेयर पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अगर मैं उसे आइसोलेशन में रखता तो मुझे इतना पता है, एक प्लेट को Q0 चार्ज देता तो आधा इधर आ जाता और आधा इधर आ जाता, अगर आइसोलेटेड होती तब। लेकिन अभी ये आइसोलेटेड नहीं है, अब इसके पास क्लोजली एक मैंने दूसरी प्लेट लाके रख दी आइडेंटिकल, और उसको अर्थ कर दिया है। अब इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा वो आप मुझे बताएंगे, और जब किसी का हो जाए तो बता दे। हम्म, ठीक है, करते हैं। अभी तक कोई हाथ रेज नहीं किया है। नाउ इफ आई अज्यूम चार्ज इस साइड पे आ गया x, x, तो इधर कितना होगा Q0 - x, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये तो हमें पता ही है। अब अगर यहाँ पे x है तो यहाँ -x होगा। रीजन, रीजन बताइए, गॉस थ्योरम, यस और नो। एक गॉसियन सरफेस ऐसी मान लेता हूं जो मेटल के अंदर ही है, और यहाँ ऐसे है, ये इमेजिनरी गॉसियन सरफेस है। ई डॉट डी एस, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मेटल के अंदर जीरो होगा, यहाँ जीरो होगा। ई की डायरेक्शन ऐसे होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और डी एस की ऐसे होगी। ई डॉट डी एस इस सरफेस के लिए जीरो होगा, इसके लिए जीरो होगा, यहाँ जीरो होगा, यहाँ जीरो होगा। चार्ज एनक्लोज जीरो होने के लिए यहाँ एक्स है, तो यहाँ -x होना चाहिए। और यहाँ -x है, तो 4 पे कोई गारंटी नहीं है कि +x होना चाहिए और चार्ज कंजर्वेशन लगेगा। ये अच्छे से समझ लीजिए। 4 के लिए कोई ऐसे नहीं बोल रहा है आपको कितना चार्ज होगा, ही हैज द फ्रीडम। ये सरफेस अर्थ के पास इनफाइनाइट चार्ज है, ले भी सकता है दे भी सकता है। वी हैव नो क्लू के 4 पे कितना चार्ज होगा, इसका पोटेंशियल जीरो होगा ये पता है। नाउ अब भाई इसको कैसे करें, इसको देखिएगा, दोनों शीट्स को एक साथ ले आओ, टच करा दो। अब क्या होगा, दोनों शीट्स को एक बॉडी बना लिया, ये रहा, ये शीट और ये शीट मिला दी, और इसको अर्थ कर रखा है।
अब ये एक मेटेलिक कंडक्टिंग शीट बन गई। अब अगर उस पे क्यू चार्ज होता तो क्या हो जाता? सारा का सारा चार्ज अर्थ में फ्लो कर जाता, इसका पोटेंशियल जीरो, आउटर सरफेसेस पे जीरो जीरो चार्ज। अब जब आप इन्हें पास लेके आए हैं, ऐसी ही कुछ कहानी हुई है, और वो कहानी बाहर की सरफेसेस के लिए वही कहानी हुई है। देखिएगा कि इसका पोटेंशियल जीरो कर दिया है। नाउ अब हम इस सरफेस पे चार्ज कितना होगा बताइए जरा? जीरो। और इस सरफेस पे चार्ज कितना होगा? अभी मैंने आपको समझाया क्या हुआ है, जीरो। तो ये सारा चार्ज कहाँ चला गया? अब ये आ गया यहाँ पे क्यू नॉट, क्योंकि ये वाली प्लेट को तो नहीं अर्थ किया है, और ये वाला हो गया माइनस क्यू नॉट। ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। आप में से कितने बच्चों को ये कहानी समझ में आई? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। ये देखिए, एक प्लेट, उसको क्यू नॉट चार्ज दिया, दूसरी प्लेट को उसके पास लाके रख दिया, एंड एक को अर्थ कर दिया है। और मैं बोल रहा हूं कि मैंने इसको क्यू नॉट चार्ज दिया हुआ था, और अर्थ करने के बाद अब बाहर के पॉइंट्स के लिए क्या कहानी हो जाएगी, एंड आई केप्ट इट क्लोज टू इट। थोड़ी दूरी पे रख दिया बट है क्लोज। नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज, इफ दे आर क्लोज इनफ, तो मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे जीरो चार्ज, यहाँ पे जीरो चार्ज, और क्यू नॉट यहाँ पे, और माइनस क्यू नॉट यहाँ पे चार्ज होगा। ये डिस्ट्रीब्यूशन आप में से कितने बच्चों को समझ में आ रहा है? और अगर नहीं आ रहा है तो यू है कि ये क्या हुआ। हम्म। नहीं आ रहा है तो इसको आप जरूर टेक्स्ट बुक खोल के, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बिगिनिंग में ये चीज एक्सप्लेन की जाती है, और इसे अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जैसे ही पढ़ाना शुरू करेगा कोई भी बुक या टीचर, वो सबसे पहली चीज, और इसको विजुअलाइज कैसे करना है, कि मान लीजिए इन दोनों प्लेट्स को हमने टच कर दिया है, एकदम पास पास रखी है, यानी कि ये कनेक्ट कर दी हमने ऐसे, तो पूरा का पूरा चार्ज तो ग्राउंड पे चले जाना चाहिए था फॉर, और अंदर जो कहानी हो रही है वो बस अब हम स्टडी करने वाले हैं ये। नाउ एक और तरीका, अभी ये तो हमने सीखा एक ऐसी प्लेट्स के लिए। अब अगर मैं आपको बोल दूं कि मेरे पास दो प्लेट्स हैं, चलिए ये एक चैलेंजिंग सा क्वेश्चन है, इसे आप कर, तीन प्लेट्स हैं, इसे करने की कोशिश करिए, फिर हम शेल्स पे आते हैं। और ये फूड फॉर थॉट है, ये आप घर पे जरूर ट्राई करेंगे, अगर अब नहीं हो पाया, बट मोस्ट प्रोबेबली हो जाना चाहिए। एक Q1 चार्ज दिया एक प्लेट को, दूसरी प्लेट को Q2 चार्ज दिया, और तीसरी प्लेट को Q3 चार्ज दिया। ये डिस्टेंस है D, और ये डिस्टेंस है 2D, और इसको मैंने अर्थ कर दिया है। अब आप मुझे बताएंगे कि ये किस लेयर पे कितना चार्ज होगा, और कौन क्विकली कर सकता है, ये मैं देखना चाहता हूं, और इजी है, और अभी वही फंडा लगा सकते हैं जो अभी सीखा है थोड़ा सा, बहुत क्विकली बता सकते हैं। देखते हैं कौन सबसे पहले हैंड रेज करेगा कि हो गया, फिर मैं इसको सॉल्व करके दिखा दूं। और यहां से आगे अब जो बोरिंग पार्ट था वो ओवर हो चुका है, अब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो थोड़ा प्रैक्टिस और प्ले करेंगे तो और ग्रिप आपकी बनेगी और क्लैरिटी आएगी। जो इसकी थ्योरी थ्योरी पार्ट था वो ओवर हो गया, अब समझ इंटरेस्टिंग पार्ट आ गया। चलिए मैं कर देता हूँ। एक चीज ये समझ लीजिए, तीनों प्लेट्स को, मेटेलिक प्लेट्स हैं, तीनों प्लेट्स को कनेक्ट कर दीजिए, सारा चार्ज जीरो हो जाना चाहिए, अर्थ में फ्लो हो जाना चाहिए। तो भाई ये जो Q1 की ये वाली सरफेस है, इधर भी जीरो, इस पे भी जीरो, पहले तो ये समझ लीजिए। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन, यहाँ पे चार्ज का लगेगा, तो ये प्लेट पे टोटल Q1 था, तो यहाँ भाई Q1 आ गया, यहाँ पे माइनस Q1 आ जाएगा, यहाँ माइनस Q1 आया तो चार्ज कंजर्वेशन से यहाँ आ जाएगा Q2 प्लस Q1। और ये जो मैं कर रहा हूं ये हो सकता है अभी चैलेंजिंग लगे, यहाँ Q2 प्लस Q1 है तो गॉस थ्योरम बोलता है यहाँ होना चाहिए माइनस Q2, और यहाँ जीरो है। अब कितने लोगों को ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अभी अभी समझ में आ गया?
ऑनेस्टली हाथ उठाइए, अदरवाइज। हाँ, उठाइए उठाइए क्विक, जिस जिसको आ गया। नाइस, नाइस, 13, 16, 18, नाइस। लॉट ऑफ पीपल हैव अंडरस्टूड इट, एंड दिस विल कीप गेटिंग इंटरेस्टिंग एंड इंटरेस्टिंग। चलिए अब आते हैं। अब ये तो चलो पैरेलल प्लेट्स के लिए सिखाया, अभी आएंगे इस पे और डिटेल में जब कैपेसिटर करेंगे। अभी मैं एक शेल के लिए और समझा दूं आपको भाई, यहाँ मुझे लगा वीकनेस थी आप लोगों की। एक शेल है, और उस शेल के लिए मैंने रिजल्ट बता दिया कि बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट, कैलकुलस यूज करो, गॉस थ्योरम यूज करो, कैसे भी यूज करो। अगर शेल के बाहर कोई पॉइंट है यहाँ, उसके लिए सारा चार्ज टू बी, अगर शेल पे क्यू चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वो सारा चार्ज सेंटर पे अज्यूम कर सकते हैं, एंड वी कैन फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स फॉर पॉइंट्स आउटसाइड एंड ऑन द सरफेस। फॉर पॉइंट्स आउटसाइड, आउटसाइड पॉइंट्स एंड सरफेस वाले पॉइंट्स के लिए भी यही कर सकते हो। जो सरफेस पे अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है या फोर्स निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो आप यही रिजल्ट यूज कर सकते हैं कि अज्यूम द होल चार्ज टू बी एट द सेंटर, पॉइंट चार्ज की तरह, और निकाल सकते हैं। और अगर इनसाइड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस शेल विल बी, दिस चार्ज विल बी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज, कितना होगा, 0। एंड पोटेंशियल इनसाइड विल बी सेम एज दैट ऑन द सरफेस। और सरफेस पे तो आपने निकाला ही था, के क्यू बाय आर। सेंटर पे अज्यूम कर सकते हैं पोटेंशियल के लिए, तो के क्यू बाय आर पोटेंशियल है सरफेस पे, वी ऑन दी सरफेस, एंड दिस विल बी एट एवरी पॉइंट, वी सेंटर हो या वी कोई भी पॉइंट हो, हर पॉइंट पे, इंटरनल पॉइंट पे इतना ही होगा, सेम होगा हर जगह इक्विपोटेंशियल। ये हमने एक शेल के लिए सीखा। फिर हमने एक स्फीयर के लिए भी सीखा कि अगर कोई स्फीयर है सॉलिड कंडक्टिंग, तो भाई उसको शेल 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 में ब्रेक कर लेंगे। अब देखते हैं जरा, ये कंडक्टिंग है, लेकिन तो कंडक्टिंग में तो ये शेल ही हो गया एक तरह से। कंडक्टिंग में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होना है 0, क्योंकि पूरे में मेटल है, और मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और वो इलेक्ट्रॉन सारे सरफेस पे बाहर ही आ जाएंगे, तो इट विल बिकम लाइक अ शेल ओनली कंडक्टिंग। वो चाहे हॉलो थी, तब भी कंडक्टिंग स्फीयर जो है, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, वो शेल की तरह ही हो जाएगा, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन शेल वाला होगा। और फॉर ऑल द पॉइंट्स आउटसाइड यू कैन अज्यूम द चार्ज टू बी एट द सेंटर, एंड ऑन द सरफेस ऑल्सो फॉर एनी पॉइंट यू कैन अज्यूम द चार्ज टू बी एट द सेंटर एंड फाइंड आउट द रिजल्ट्स। शेल वाले रिजल्ट्स आ गए इसके लिए भी। अब आते हैं कॉन्सेंट्रिक शेल्स, ये समझिएगा। एक शेल के अंदर दूसरी शेल के अंदर तीसरी शेल, और ये आईआईटी की प्रॉब्लम्स बन जाती हैं, और ये इंटरेस्टिंग हो जाएगा। देखिए ये एक शेल, अब लेते हैं दूसरी शेल। ये रही, ये दो शेल्स। हाँ, अब देखिए इसका रेडियस है R1, ये सीखेगा, ये इंटरेस्टिंग है, और ये कॉन्सेप्चुअल है, और ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स पे सीधा जाएगा यहां से। R1 R2। अब मैंने आपको बोला कि मैंने इन शेल्स को एक सिग्मा वन एक सिग्मा टू दे दिया, Q1 Q2 दे दिया, कैसे भी दे दो, चलो मैं दे देता हूँ। एक पॉइंट चार्ज रख देते हैं, इसको दे दिया सिग्मा वन, इसको दे दिया सिग्मा टू। अब आपको बताना है मुझे कि भाई पहले तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सीख लेते हैं। मैं चाहता हूं कि पहले सीखें फिर आप करना शुरू करें। तो राइट नाउ आई एम ट्राइंग टू, एक मिनट, इनर सरफेस, अच्छा, आई वुड द फर्स्ट सरफेस बी 0, अच्छा, सॉरी यजत, आई जस्ट सॉ योर चैट, जब हम वो शीट वाला कर रहे थे, करा दूंगा, आप समझा दूंगा, बता देते हैं, थोड़ी देर में समझ लोगे। अभी यहां आ जाओ, ये देखिएगा कि अब मैंने इसको सिग्मा, अगर मैंने एक शेल को चार्ज दिया था और आइसोलेटेड शेल थी, तो भाई वो शेल में तो सारा चार्ज आउटर सरफेस पे आ जाता था और अंदर कुछ नहीं होता था। लेकिन अब थोड़ा सा डिफरेंस है, अब यहाँ पे एक शेल के अंदर दूसरी
कंडक्टिंग शेल रखी हुई है। अब देखिए, तो इन शेल्स को, ये कंडक्टिंग शेल्स हैं, कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग हॉलो शेल्स हैं, ऐसे रखा हुआ है। तो इन कभी भी कोई कंडक्टर हो ना, उसकी दो लेयर्स होंगी होंगी भाई, उसको कभी भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, वो कितना भी थिन बता ले। यू विल ऑलवेज ड्रॉ टू लेयर्स, एक वो जो अंदर है और एक वो जो बाहर है, और वो बीच में मेटल होगा, यहाँ पे मेटल होगा। और ये कभी भी इग्नोर नहीं करना है, कितनी भी थिन शेल बता ले वो मेटल के केस में। अब दूसरे वाले को भी ले लेते हैं, ये वाले पे भी। ये भी एक कंडक्टिंग शेल है। अब इनकी दो लेयर्स होंगी, समझिएगा। तो पहले ये बताइए, एक लेयर का नाम मैं रख रहा हूं ABCD, चार लेयर्स हैं। एक लेयर है इनर लेयर, सॉरी, ABCD, ये चार लेयर्स हैं। इनर लेयर जो है यहाँ पे चारों जगह, हर तरफ, यहाँ पे चार्ज कितना होगा, कोई बता सकता है मुझे? यहाँ इनर लेयर पे ये जो पॉइंट्स हैं, इन पे चार्ज कितना होगा? कितने लोग बताएंगे कि ये जीरो होगा? कितने लोग ये एग्री कर रहे हैं कि ये जीरो होगा इनर लेयर पे ऑफ दिस शेल? और मैं गॉस थ्योरम लगा के अचीव कर सकता हूं, देखिए कैसे। मैं मैं मेटल के अंदर एक गॉसियन सरफेस बना लेता हूं, ये लीजिए, आपको समझ में भी आ जाएगा। मेटल के अंदर एक गॉसियन सरफेस ले ली। अब मेटल के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है, तो चार्ज एनक्लोज मस्ट बी जीरो। सो भाई, फ्लक्स, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह जीरो है तो E.ds जीरो हो गया। जीरो शुड बी इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और वहां से आ गया चार्ज एनक्लोज्ड इज जीरो। तो इनर वाली शेल सरफेस पे जीरो होगा चार्ज, ये तो हमें क्लियर हो गया। ये मैं रब कर रहा हूं अब, कि इनर सरफेस पे चार्ज जीरो होगा, लॉजिक भी दे दिया। तो इनर सरफेस पे जीरो चार्ज। अब जो भी सिग्मा वन दिया था, यानी कि वो तो फिर पूरी बाहर वाली सरफेस पे है, यहाँ पे सिग्मा वन है, ये तो चार्ज कंजर्वेशन होना है, ये तो कहीं जाना ही नहीं है। यानी कि टोटल जो चार्ज है वो है 4πr1² इंटू सिग्मा वन, यही तो है चार्ज। वो चार्ज एज इट इज है और पूरा बाहर वाली लेयर पे है। नाउ, अब मुझे Q1 Q2 बोलना चाहिए था एक्चुअली, वो उससे क्या है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4, आपको वो क्लैरिटी आ जाती। तो अभी ये अच्छे से समझिए कि पूरा जो चार्ज दिया था वो भाई यहाँ पे आउटर सरफेस पे है। अब इसके लिए जो सिग्मा 2 मैं बोल रहा था, वो चार्ज जो दिया था मैंने ओरिजिनली, वो दिया था 4πr2² इंटू सिग्मा 2, ये चार्ज दिया था, उसे Q2 बोल देता हूं मैं। तो अभी हमारे लिए Q2 और Q1 की टर्म्स में इजी रहेगा। नो, नो। अब सो यहाँ जीरो, और यहाँ Q1, और यहाँ बताइए क्या चार्ज होगा, कौन बताएगा? इस सरफेस पे, इस सरफेस पे क्या चार्ज होगा? टाइप कर दीजिए चैट में। मुझे ना 10 मिनट बाद फिर से। यस, यस, -Q1 होगा। एंड ये आया कैसे, -Q1? गॉस थ्योरम, देखिए कैसे। अब मैं जो गॉसियन सरफेस लेने जा रहा हूं, वो गॉसियन सरफेस इस मेटल के अंदर ले लेता हूं, और उसको क्लोज कर देता हूं, और सब तरफ से बंद है और स्फेरिकल सरफेस है, और मेटल के अंदर ही अंदर है। अब मेटल के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना है, तो इसके लिए E.ds क्या आ जाएगा? जीरो। एंड दैट शुड बी इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब चार्ज एनक्लोज्ड मस्ट बी जीरो, चार्ज एनक्लोज जीरो होने के लिए यहां तो Q1 था, तो भाई यहां -Q1 आ जाएगा, वेरी राइट। यहां -Q1 है, तो बाहर वाली सरफेस पे कितना आ जाएगा? Q1 प्लस Q2।
ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब अब अगर आपको ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना आ गया, तो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन, जो एक आईआईटी की एडवांस की प्रॉब्लम है, मेरे टाइम का वन ऑफ माय फेवरेट प्रॉब्लम हुआ करता था, वो आप करके दिखाएंगे। अच्छा, एक छोटी सी चीज और पूछ लूं, ये तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि यार यहां इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो मुझे इस पॉइंट पे, तो क्या करोगे? क्या दोनों शेल्स का सारा चार्ज एट दी सेंटर मान लोगे और सुपर इम्पोजिशन करके और आंसर निकाल दोगे? यस और नो? Yes, we can do that. Because for any point outside a shell, you can assume the whole charge to be at the center. तो ये वाला जो पॉइंट है, ये तो दोनों शेल्स के बाहर है, तो यहां तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। गुड। अब अगर मैं दूसरा पॉइंट दूं, दूसरा पॉइंट मैंने आपको बोला कि भाई मैं वो पॉइंट यहां दे रहा हूं, यहां, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू दिस शेल, कितना होगा? ड्यू टू दिस शेल, जल्दी बताइए। इस शेल की वजह से तो जीरो होगा, क्योंकि इसके अंदर लाई कर रहा है। शेल के अंदर, शेल का कोई भी चार्ज हो, अगर पॉइंट उसके अंदर लाई कर रहा है, उस शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हैज टू बी जीरो हियर। इस शेल की वजह से, इस पूरी शेल की वजह से। लेकिन ये जो अंदर वाली शेल है, इसके बाहर लाई कर रहा है ये पॉइंट। इस शेल के चार्ज को कैन आई अज्यूम इट टू बी एट द सेंटर एंड देन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड? यस। चलिए, कोई बात नहीं। और पोटेंशियल यहां पे कैसे निकालूं भाई? पोटेंशियल इस पॉइंट पे पोटेंशियल कैसे निकालूं? पोटेंशियल के लिए इस चार्ज को तो मैं पूरे को सेंटर पे अज्यूम कर सकता हूं, क्योंकि इस शेल के तो बाहर लाई कर रहा है ये पॉइंट। और इस शेल की वजह से जो पोटेंशियल होगा यहां, वो होगा जो इसका अपनी सरफेस पे है। और वो इसकी अपनी सरफेस वाला पोटेंशियल आप निकाल सकते हैं। दैट विल बी, सरफेस के लिए यू कैन अज्यूम इट टू बी एट द सेंटर, तो जो सरफेस पे पोटेंशियल आएगा वो पोटेंशियल यहां होगा। तो यहां पोटेंशियल विल बी दोनों का सम, इसका और इसकी वजह से दोनों का सम। अब ये हिंट दे दिया। अब क्वेश्चन दे देता हूं, ये भाई मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा अगर आप में से किसी ने ये क्वेश्चन कर दिया। देखिए, एक शेल है, उसके अंदर दूसरी शेल है। आई विल बी रॉयली इंप्रेस्ड अगर ये कर दिया आपने। कॉन्सेंट्रिक हॉलो शेल्स हैं, कॉन्सेंट्रिक हॉलो शेल्स। और एक तीसरी भी थी, बट मैं क्योंकि फास्ट करना चाह रहा हूं और जल्दी करना चाह रहा हूं, और वो पर्पस सर्व हो जाएगा अगर आपने मुझे इसके, ये रेडियस है R1 और ये रेडियस है R2, और इसको चार्ज दिया था मैंने Q1 और इसको चार्ज दिया था Q2। अब आपको बस इतना बताना है कि एक पॉइंट है x डिस्टेंस पे सेंटर से, यहां, इस रीजन में, इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, दोनों बताने हैं। इफ यू डू इट, तो आप मेरे फेवरेट स्टूडेंट्स में हो जाएंगे, और मैं आपको बहुत स्पेशल प्रिविलेज और स्पेशल टीचिंग दिया करूंगा। पूरी आपकी जो बैकलॉग मैकेनिक्स की भी वीक होगी ना, वो भी स्ट्रॉन्ग करा दूंगा अगले लेक्चरों से। मैं उसी पे जाने वाला हूँ। अभी मैं चाहता हूँ इसका रिस्पॉन्स मुझे अच्छे से चाहिए। जो जो बच्चे ध्यान से सुन रहे थे, दे शुड बी एबल टू डू इट। और अब हम इंटरेस्टिंग जोन में आ गए हैं, यहाँ अटेंटिव रहिए और पार्टिसिपेट करिए। कोशिश करिए, देन आई विल सॉल्व इट।
हम्म। किसी से हुआ? हम्म। कुमार ने के क्यू बाई एक्स प्लस के क्यू बाई आर टू। नाइस। के क्यू बाई एक्स, ओह वाह। कुमार, व्हाट्स योर फुल नेम जस्ट? हाउ डू आई नो? थोड़ा सा लिख दो, अपना पूरा नाम लिख दो बेटा। और कौन से बैच में हो आप? रुद्र। ओके। हाँ, ठीक है। नाउ, निरुल। ठीक है रुद्र, प्लीज स्टे इन टच एंड आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड। और आप हो अच्छे बच्चे हो, और जो और बच्चे भी हैं, अगर आप ध्यान से अटेंशन पे करें तो देखिए क्या है कि जो डेफिनेशंस एनसीईआरटी में लिखी हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, यार उन्हें पढ़ाने में कोई मुझे बहुत चार्मिंग नहीं लगता है और मज़ा नहीं आता है। बट अब जब कॉन्सेप्ट्स की डायरेक्शन में जा रहे हैं और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे तो आई वांट अ लॉट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड एवरीवन प्लीज बी अटेंटिव। जब आप टाइम इन्वेस्ट कर ही रहे हैं तो लेट्स मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट। चलिए करते हैं। इस क्वेश्चन को करके दिखाता हूं, देखिएगा। आपको इतना तो समझ में आ गया है कि अभी थोड़ी देर पहले समझा, इनर सरफेस पे जीरो चार्ज होगा, और वो गॉस थ्योरम की वजह से है। और अगर किसी को नहीं आ रहा है समझ में तो प्लीज कोशिश करिएगा समझने की और पूछने की फ्रॉम योर आवर टीचर्स एंड फ्रेंड्स। अंदर वाली सरफेस पे जीरो चार्ज होगा, वो मैंने अभी बताया कि मेटल की कितनी भी थिन शेल हो। ये लीजिए, ये मैं ड्रॉ करके, और मैं बोलता हूँ ये मेटल है, और मैंने इस मेटल के अंदर एक गॉसियन सरफेस ले ली। और वो गॉसियन सरफेस के लिए, पूरी के लिए ई डॉट डी एस, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है हर जगह, ई डॉट डी एस जीरो होना चाहिए। तो चार्ज एनक्लोज जीरो होना चाहिए, इसलिए अंदर वाली सरफेस पे जीरो चार्ज होगा। ये मैंने आपको पहली चीज समझा दी। अंदर वाली सरफेस पे जीरो चार्ज होगा। पहले तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ही देख लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। तो अंदर वाली लेयर पे जीरो, यहाँ Q1, यहाँ माइनस Q1, और यहाँ Q2 प्लस Q1, ये चार्ज है। ये डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का। अभी पता है, ये थिन कॉन्सेंट्रिक शेल्स हैं, जैसे ही मैं थिक बना दूंगा, थिकनेस दे दूंगा वैसे ही, या अर्थ कर दूंगा वैसे ही, आपको इस सब की जरूरत पड़ेगी। ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। नाउ, अभी कर लेते हैं। अभी तो कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, अभी तो आंसर जैसे रुद्र ने अभी करके दिखाया, बड़ा आसान है। कि भाई इस पॉइंट के लिए, ये इस शेल के तो अंदर लाई कर रहा है, इस शेल के, और इस वाली शेल के बाहर लाई कर रहा है। तो अगर शेल के बाहर लाई करता है तो शेल का सारा चार्ज, यानी कि Q1 को तो सेंटर पे मान लो, और के Q1/x, ये तो पोटेंशियल हो जाएगा, और के Q1/x², ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, मैग्नीट्यूड। उसकी वजह से, इस Q1 की वजह से, क्योंकि इसके तो बाहर लाई कर रहा है ये पॉइंट, इसकी वजह से ये होगा। अब इस शेल के अंदर लाई कर रहा है, तो इस शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो अंदर जीरो होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का तो यही आंसर हो गया, दोनों की वजह से। और तो कुछ है ही नहीं। और एक्स अगर पॉजिटिव है तो रेडियली आउटवर्ड्स, और नेगेटिव है तो इनवर्ड्स। अगर ये Q1 की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव पे डिपेंड करेगा। नाउ, तो इस शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो अंदर जीरो ही होना है, कुछ होना ही नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ अंदर वाली शेल की वजह से हुआ, और वो आंसर आ गया। पोटेंशियल ड्यू टू वन तो आ गया, पोटेंशियल ड्यू टू टू, पोटेंशियल ड्यू टू दिस शेल, वो उतना ही होगा जितना इसकी सरफेस पे होना है, अपनी पे। तो अपनी सरफेस के लिए यू कैन एज्यूम द होल चार्ज टू बी एट द सेंटर, Q2 को सेंटर पे मान लो, और वो आ जाएगा के Q2/R2। तो दिस प्लस दिस विल गिव यू द नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P। नाउ रुद्र, वॉज योर आंसर सेम? हाँ, करेक्ट। ठीक है। नाउ, गुड गुड गुड। नहीं, डाइपोल जो होता है ना, डाइपोल, और बहुत सारे लोग बहुत फॉर्मूले रटवाते हैं आपको, रुकिए। मुझे वो फॉर्मूले नहीं रटवाने, मैं उसमें बिलीव ही नहीं करता। ये क्यू और ये माइनस क्यू, और ये डी डिस्टेंस पे है। अब बोलते हैं कि इसे डाइपोल बोलते हैं। अब यह भाई दो पॉइंट चार्जेस हैं, अब इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको बोलूं यहाँ निकालो इसकी एक्सेस पे, या इसके इक्वेटोरियल प्लेन में मिड पॉइंट पे जो ये होता है, इक्वेटोरियल प्लेन में यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, आप निकाल सकते हैं। आप सीधा सुपर इम्पोजिशन प्रिंसिपल लगा सकते हैं, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है।
और इसको सेपरेटली क्यों स्टडी किया जाता है, इसको समझ लीजिए क्यों किया जाता है। कि जितना भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स होंगे, वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स में ना, अगर कंडक्टर है तो भाई बहुत इजी है कि वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, चार्ज फ्लो कर गया कंडक्टर के अंदर। जो इंसुलेटर्स हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना होके, मॉलिक्यूल्स आर नॉट हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड मॉलिक्यूल्स आर रिजिडली एक जगह पे वहीं रहते हैं, तो वो पोलराइज हो जाते हैं जब उन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो उस चक्कर में ये आवाजें आ रही हैं, गेट आप बंद कर दें। नो, ये जो डाइपोल है जो क्रिएट होता है, तो वो उसकी डिस्टेंस बहुत कम होती है मॉलिक्यूलर लेवल पे। गेट बंद कर दें। और ये चार्जेस होते हैं प्लस क्यू माइनस क्यू, और डाइपोल के लिए आपको ये फॉर्मूले निकाल के सिखा के 2p/r क्यूब एंड ये वो, तो यू कैन यूज दैट व्हेन इट कम्स टू दीज काइंड ऑफ डाइपोल्स। तो बट ये इसमें कुछ नया और रॉकेट साइंस नहीं है, आप सिर्फ वही सुपर इम्पोजिशन लगा रहे हैं 2 पॉइंट चार्जेस का, और पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। सो डाइपोल एज अ सेपरेट टॉपिक नहीं है, बट एक बार आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, करना पड़ेगा। एंड आई थिंक वी आर डन विथ नॉर्मल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो बेसिक बेसिक फंडा है वो कर लिया हमने। अब इसके बाद कैपेसिटेंस और वो सब जो है वो आगे की कहानियां हैं, सर्किट्स, एम्पियर्स लॉ, वो अभी आपका चलेगा। आप ट्वेल्थ में हैं, आप कर भी रहे होंगे, मैं इस पे अब बहुत ज्यादा जोर नहीं डालना चाह रहा हूँ। ये तो मैंने अपनी रिहर्सल की थी कि मुझे भी समझ में आ जाए कि पढ़ाना कैसे है, ये टैब और ये सब एनिमेशन और सब यूज करके। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने थोड़ी मेहनत भी की थी आप लोगों के लिए। वो मेहनत कहाँ गई, वो कहाँ गए भाई वो एनिमेशंस जो मैं लाया था, दिखाओ। तो मैंने सोचा था कि तुम लोगों को ये सब दिखाऊंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होती हैं, किसके लिए, और ये सब दिखाऊंगा कि सुपर इम्पोजिशन के लिए क्या करना है। और ये सब मैंने स्टेप ऐप से भी निकाला, सब ग्राफिक्स एनिमेशन यूज करूंगा, बट आज उतना, और पोल भी यूज करूंगा। और पोल वोल आज थोड़ा ढंग से एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, नेक्स्ट क्लास से प्रॉपरली मैं कर लूंगा हिट। और मैकेनिक्स से शुरू करते हैं। तो मैकेनिक्स में लेट्स डू द फर्स्ट टॉपिक राइट फ्रॉम द बिगनिंग, जहां पे आप, मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, देखिए अभी हम चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर रहे थे और सारे अपने, मैं दो तीन चीजें बता दूं पहले। ओके। पहले तो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, मेरी अटेम्प्ट क्या है, मेरे इसके पीछे मकसद क्या है। मैं अभी कुछ दिन पहले ही बैचेस में गया, पढ़ाना शुरू किया, तो मुझे रियलाइज हुआ इवन जो मेरे बहुत अच्छे वाले बच्चे हैं उनके भी काफी बैकलॉग्स हैं। इनफैक्ट जो लोग इस बार जेई दे रहे हैं, जब हमने उनसे इंटरेक्ट किया तो हमने एक सर्वे फॉर्म उन्हें दिया और उनसे कहा कि भाई जो तुम्हारे वीक एरियाज हैं, तो उनके भी चाहे पूरे सब्जेक्ट में दो चार टॉपिक वीक हो, बट उनके भी एक एक दो दो टॉपिक अलग अलग, हर बच्चे का अलग रिक्वायरमेंट होता है और उसको कि ये वाला पार्ट मेरा वीक है और मुझे थोड़े से असिस्टेंस हेल्प चाहिए इसमें। हमने स्पेसिफिकली उन पे उन वीकनेसेस पे वर्क किया। फिर मैं ट्वेल्थ के बैचेस में गया, जो 11th से 12th में आए आप लोगों के बैचेस में, तो मुझे रियलाइज हुआ कि काफी बच्चे थोड़ा सा कहीं कहीं वीक, थोड़ा सा हैं, वीक हैं पीछे। और मैं ये खुद जानता हूँ कि मैं जब 11th में आया था ना, किसी ने मेरे पीछे बैठ के बोल दिया भैया 11th पढ़ने के लिए नहीं होती, और मैंने पूरा साल वेस्ट किया और 12th में आके जगा। सो ये मुझे बहुत क्लियरली पता है कि बच्चे 12th में आके ना सीरियस हो जाते हैं, थोड़ी मेच्योरिटी लेवल्स भी डेवलप होते हैं 11th में, थोड़े से बच्चे से एडोलेसेंट में ट्रांजिशन हो रही है तो थोड़े भटके होते हैं। लेकिन 12th तक आते आते सबको चमकने लगता है कि अब कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी है, बोर्ड्स भी है, और अब पढ़ना पड़ेगा, और हर आदमी सीरियस हो जाता है। 90% बच्चे सीरियस हो जाते हैं। आई वॉन्ट टू गिव यू दैट, कि ये जो हैंड होल्डिंग चाहिए इस स्टेज पे, कि मैं मेहनत करना चाहता हूं और भाई मुझे फंडे क्लियर करा दो पिछले, तो क्योंकि मैं अपने बारे में थोड़ा सा बोस्ट कर देता हूँ, बता देता हूँ। पहला बैच जो पढ़ाया था उसमें गोल्ड मेडलिस्ट प्रोड्यूस किया इंडिया के लिए इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में, और बैक टू बैक गोल्ड मेडल दिलवाए हैं, तो फंडे एकदम स्ट्रांग है मेरे। मुझे बस ये जो थोड़ा सा टेक्नोलॉजी की जो शॉर्टेज है, मेरी हाथ तंग है, इसको मैं ओवरकम कर लिया है एक दो लेक्चर्स में। नाउ आई विल यूज अ लॉट ऑफ ग्राफिक्स एनिमेशन एंड इंश्योर कि आपको ना चमके वो फंडा।
आई विल ऑल्सो इंश्योर कि आपके जो, ये फंडा समझ लो कि मल्टीप्लिकेशन पे इनफाइनाइट प्रॉब्लम्स बन सकती हैं और आप अपनी पूरी जिंदगी मल्टीप्लिकेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए गुजार सकते हैं, जबकि मल्टीप्लिकेशन एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ऐसे ही फिजिक्स में पूरी जेई में, पूरी 11th 12th में 100 कॉन्सेप्ट्स मैक्सिमम होंगे। उनमें से एक सूडो फोर्स हो गया, एक सर्कुलर मोशन हो गया, एक प्रोजेक्टाइल मोशन, 100 होंगे टोटल। अगर वो 100 आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, यू आर शॉर्ट शॉर्ट गेटिंग इनटू आईआईटी। अगर वो फंडे समझने के बजाय आप सिर्फ क्वेश्चनों में करते रह जाएं और 10 5 फंडे मास्टर कर लें और बाकी छोड़ दें, तो आपकी कहानी अटकी रहेगी और यू आर नॉट इन अ मूविंग इन अ वाइज वे। सो आई विल इंश्योर कि आपका जो 11th का बैकलॉग या 11th के जो टॉपिक्स हैं वो स्ट्रांग हो जाए, और यहां से आप सिंसियर होके अपनी हर चीज को क्लास में भी, पेस के टीचर्स को भी सिंसियरली अटेंड करें और ध्यान दें क्लास में और अटेंटिव रहें। फिजिक्स को स्ट्रांग करने के लिए सबसे पहली चीज है वेक्टर्स। वेक्टर्स को आप प्लीज अपने घर पे, चाहे स्टेप ऐप पे, चाहे बुक से, कहीं से भी करके, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, इन चार के बिना आगे कहानी नहीं चलती है। आप मैग्नेटिज्म सीखेंगे, वहां पे ई क्रॉस बी और ई डॉट डी एस और ई डॉट डी एल और बी डॉट डी एल, ये सब लाइन इंटीग्रल, ये सब क्या है, ये कैलकुलस यूज हो रही। वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और थोड़ी सी कैलकुलस, एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस, ये दो चीजें आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, पूरी फिजिक्स आपको एबीसीडी की किताब की तरह पढ़ा दी जाएगी, अगर आपने वेक्टर्स और कैलकुलस का थोड़ा सा बेसिक क्लियर कर रखा है। तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, बिफोर यू कम टू माय नेक्स्ट लेक्चर इन फिजिक्स मैकेनिक्स, तो आप प्लीज थोड़ा सा वेक्टर्स को देख लीजिएगा अच्छे से, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट समझ लीजिएगा, क्योंकि अब 12th में आने पे दैट इज अ प्री रिक्विजिट, वो अज्यूम किया जाता है कि आपको आना चाहिए। वाओ, ये न्यूज आई है, महाराष्ट्र schools to follow CBSE pattern from 20, wow this is beautiful। ये लो, ये तो वही कहानी हो गई, ये तो हम जिस चीज के लिए, दिस इज अ ग्रेट न्यूज यू हैव शेयर्ड। महाराष्ट्र schools will follow CBSE pattern from 25 26। गजब, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब बच्चों को मल्टीपल चीजों के लिए तैयारी करने की जरूरत ही नहीं है, और अब अपने HSC के लिए कोई अलग एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। गुड, दिस इज गुड न्यूज। नाउ, तो डियर चिल्ड्रन, व्हाट आई एम सेइंग इज, देखो, पढ़ना आपको है, एफर्ट आपको लगाना है। मैं इस लेक्चर को एज इंटरेस्टिंग एज पॉसिबल, एज इफेक्टिव एज पॉसिबल बना दूंगा। एंड आपको 2 घंटे हफ्ते में कितना बड़ा टाइम होता है, 2 की जगह 3 ले लूं कभी, तो प्लीज बी मेंटली प्रिपेयर्ड। घर पे बैठे हुए हैं आप, और आपके फंडे क्लियर हो जाए और स्ट्रांग हो जाए और आपसे क्वेश्चंस होने लगे आईआईटी वाईटी के, कितना मजा आएगा। और थोड़ा सा अटेंटिव रहना है बस प्लीज। नेक्स्ट क्लास से वेक्टर्स और थोड़ी सी कैलकुलस स्ट्रॉन्ग करके आइएगा, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन है क्या, मैक्सिमम मिनिमा क्या है, हल्का आपको पता होना चाहिए। और फिर आपको मेरी क्लास में मजा आएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट मंडे 6 o'clock। और 6 to 9 की तैयारी रखिए, 2 घंटे में मुझे उतना मजा नहीं आता है, 3 घंटे दीजिए मुझे। हाँ, टॉर्क वॉर्क, अरे भाई सब भूल जाओ तुम। सुनो, पूरी मैकेनिक्स की जिम्मेदारी है, और बेसिक से शुरू करूंगा, बस अटेंटिव रहना है, अटेंशन पे करनी है, और बहुत क्विक वे में आपको स्ट्रॉन्ग कर दूंगा, आपसे क्वेश्चंस होने लगेंगे, समझ में आ जाएगा सब। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट मंडे। ये मैं समझ नहीं पाया। अच्छा, टेकिंग एलिमेंट, काइंडली रिक्वेस्ट निश्चय जोशी। बेटा सुनो, ये जो मैथ्स वाला पार्ट है ना, जैसे छोटा एलिमेंट लेके, आई कैन डू दैट, बट ये आपको कैलकुलस का बेस की हर बुकलेट में दिया हुआ है, एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, वो इंटीग्रेट करके एलिमेंट लेके, एक एक इंटीग्रेशन होता है, चलिए मैं कर देता हूं अभी, जिसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे। एक शीट खोल दो, अभी मैं दिखाता हूं। ये लो, ये देख लो कि भैया वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को जब डिफाइन करते हैं ना, तो कुछ कुछ बुक्स में अलग अलग तरीके से कर रखा है। जस्ट ओपन अ ब्लैंक शीट नाउ, जस्ट सी दिस। आप जो कह रहे हैं ना कि देखिए, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट कैसे डिफाइन करते हैं, जो बच्चे फिनिश कर चुके हैं वो जा सकते हैं, ये बच्चे के लिए मैं ये कर रहा हूं। उसने बोला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी, देखिए मैं करके दिखाता हूं। एक क्यू चार्ज है,
और यहाँ पे पॉइंट पी है, और इस पॉइंट पे ना मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करना है। तो वो डिफाइंड होता है कि एक टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से यहां लेके आओ इस पॉइंट पे। ये पॉइंट है डिस्टेंस r1 पे। इन्फिनिटी से इस पॉइंट चार्ज को मैं एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग लेके आऊंगा, और कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं तो पाथ इंडिपेंडेंट होगा। तो इन्फिनिटी पे से यहां तक चाहे स्ट्रेट लाइन के अलोंग लेके आऊं, चाहे मैं किसी कर्व पाथ के अलोंग लेके आऊं, आंसर वही आना है। नाउ लेट मी चूज अ स्ट्रेट पाथ। तो मैं एक जनरल पोजीशन एक्स पे गया, और यहां पे मैंने फोर्स निकाली। तो फोर्स आई के Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स है, पॉजिटिव चार्ज मान रहा हूं मैं। अब ये फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है इनके बीच में, तो जो एक्सटर्नल फोर्स मुझे लगानी पड़ेगी, जो जिस फोर्स से मैं लेके आ रहा हूं, पुश करके ला रहा हूं इसे, वो फोर्स होगी एक्सटर्नल फोर्स, और वो एक्सटर्नल फोर्स होगी इतनी होगी मैग्नीट्यूड में, क्योंकि मैं इसे क्वासी स्टैटिकली लाना चाह रहा हूं बिना एक्सेलरेट किए। तो नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए, इसलिए इतनी फोर्स इस पे लगा रहा हूं। नाउ एफ डॉट डी एक्स जब मैं करूंगा, तो एफ इंटू डी एक्स का मॉड, फोर्स का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड इंटू कॉस डी एक्स इधर है, एफ एक्सटर्नल इधर है, तो कॉस 180 इज -1, वट एवर, कॉस 180 इज -1। हाँ, नाउ ये आ गया एफ एक्सटर्नल, और अब आप इसे कर देंगे, इसके लिए ये आ गया के Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू ये माइनस डी एक्स आएगा, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड में ये है, और ये आएगा 180 -1। एम आई राइट? डी एक्स राइट साइड पे है ना, डी एक्स हमने माइनस लिया ना इसीलिए। हाँ, डी एक्स इज टुवर्ड्स द राइट, सो एफ डॉट डी एक्स तो नेगेटिव ही आना चाहिए ना, अब एंगल 180 है जो भी है। नाउ दिस विल बी एफ डॉट डी एक्स, एफ डॉट डी आर बोल लीजिए। नाउ इसको इंटीग्रेट कर दीजिए इन्फिनिटी टू R1, ये वैल्यू रख दीजिए। दिस विल गिव यू द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी। एंड अब इसकी इंटीग्रेशन बड़ी सिंपल है, विच यू कैन डू, विच इज -1/r। और जब आप उसको कर लेंगे, आपको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। अब ये डेरिवेशन आपको मैंने यहाँ लिख के भी दिखा दिया है, ये देखिए, एक जगह एक शीट पे था ना हमारा, कहाँ पे था, वो भी दे दिया है, और हर बुक में भी दिया हुआ है। अब मेरे से आप मेहनत करवाना चाह रहे हैं, वो मुझे, वो भी मैंने कर दी है। ये रहा, ये डेरिवेशन आपको दे दिया है, पूरा एक्सप्लेन भी कर दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो आपको समझ में आ जाएगा। अब ये जो एलिमेंट लेके, चाहे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो, नेट पोटेंशियल निकालते हो, या कहीं भी वो छोटे जनरल, इसकी एक रूल है, गो टू अ जनरल पोजीशन, चूज अ स्मॉल एलिमेंट, फाइंड द इफेक्ट ऑफ दैट एलिमेंट एंड देन इंटीग्रेट। इंटीग्रेट करने से पहले ये देख लेना है कि वो वेक्टर है या स्केलर है। अगर वेक्टर हुआ तो इंटीग्रेट नहीं कर सकते जब तक सेम डायरेक्शन में ना हो। बस ये चार स्टेप्स हैं। गो टू अ जनरल पोजीशन, चूज अ स्मॉल एलिमेंट, फाइंड द इफेक्ट ऑफ दैट एलिमेंट, एंड देन इंटीग्रेट इफ इट इज अ स्केलर, और इंटीग्रेट इफ इट इज अ वेक्टर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन सारे, तो आप इंटीग्रेट कर पाएंगे। और ये आपकी कैलकुलस वाली अप्रोच होती है, ठीक है। और बाकी आप स्पेसिफिकली बताएंगे कि किस केस में आपको चाहिए वो एलिमेंट वाली अप्रोच। वो थोड़ा सा आपको थोड़ा भी मेहनत करनी पड़ेगी, हल्की सी। मैथ्स मत पढ़वाओ मेरे से। हाँ, रैंडम शेप्स के लिए तो आप इंटीग्रेट कर ही नहीं पाओगे बेटा। स्ट्रेट लाइन, इनफाइनाइट शीट जो थोड़ी डिफाइंड होती है, उनके लिए आप कर पाओगे। इनफैक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी वही लग रहा है, यहां भी वही लग रहा है, ग्रेविटेशन में भी वही लग रहा है, हर जगह कैलकुलस लगेगा। सो कैलकुलस को, एप्लीकेशन इन फिजिक्स की जो हमारी बुकलेट है, पहले ही 11th में कराई जाती है कि एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस इन फिजिक्स। वो वाली बुकलेट को आप गौतम सर से ले लो, और उसको एक बार देख लो, तो आपको ये सब समझ में आए। ठीक है, ठीक है, ऑल द बेस्ट बच्चे, नो इश्यूज। गुड विशेस टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग एंड लिसनिंग टू मी। नेक्स्ट क्लास से मैकेनिक्स शुरू करेंगे, और उसको मैं चमका ही दूंगा अच्छे से। टेक केयर बच्चों, बाय बाय। नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। अभी मैं थोड़ा सा ना, 2 घंटा इज टू शॉर्ट अ टाइम। नेक्स्ट क्लास में थोड़ी गप्पे भी मारेंगे, और थोड़े आंसर्स भी दे दूंगा, शुरू में ही क्वेश्चनों के आंसर दे दूंगा।
ठीक है। कॉलेज एग्जाम्स के लिए आप अपना बस बेसिक्स कॉन्सेप्ट समझ लीजिए अपने आप, वो महाभारत की कहानी समझ में आ गई तो चाहे स्टोरी लिखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछो, सब्जेक्टिव पूछो, यू विल बी एबल टू डू दैट। और मैं तो इन दोनों लेक्चर्स में बहुत बेसिक्स कराए हैं। ठीक है, चलिए, टेक केयर।